don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, न कालों से सावधान। जय हिंद बच्चों, और आपका मॉक टेस्ट में उम्मीद कर रहा हूँ बढ़िया चल रहे होंगे और मेहनत से काम करते रहिए और ईमानदारी से काम पे लगे रहिएगा। आप अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर पाएंगे। तो इसी को कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और बात करते हैं कि भाई देखो, आपका इंडिया का मॉक टेस्ट का सोल्यूशन है और टेस्ट 1 है और इसका जो सेक्शन था, ये सवाल थे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं थे, बहुत मतलब ऐसे सवाल थे जो आप अप्रोच कर सकते हैं और आराम आराम से करेंगे, ठंडे दिमाग से करेंगे तो क्वेश्चन हो सकता है। इसलिए आइए सोल्यूशन पे फटाफट बात करते हैं। Having finished his breakfast, he started working on the problem that had been awaiting disposal for the long time. अब for the long time होता है कि भाई for a long time होता है, फ्रेज तो बनना चाहिए for a long time, काफी लंबे समय से हो रही है चीज। सिंपल सवाल था, कोई ज्यादा लंबी चीज में थी नहीं, है ना। बाकी अगर हम देखें तो had been awaiting तो चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे for the की जगह अ होना चाहिए था कि फ्रेज क्या बनना चाहिए था, for a long time। चलो भाई अगले में चलते हैं। He has been sent to the prison several times, ऐसे में ध्यान रखना ये टाइम्स होना चाहिए, वैसे तो ये टाइपिंग अगर मान के चल लेते हैं। But has shown no improvement in his conduct, conduct का मतलब यहाँ पर है व्यवहार। पर पॉइंट ये है कि यहाँ पर ये जो द प्रिजन लिखा हुआ है, तो ये एक आर्टिकल का नियम था हमारे लिए, जहां पर हमने बोला था भाई स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, चर्च, कोर्ट, ऐसे कुछ जब हॉस्पिटल, स्कूल, बेड, ऐसे शब्द सी वर्ड जब आएंगे तो इन शब्दों का इस्तेमाल अगर पर्पस के लिए होगा तो इनके साथ आर्टिकल मत लगाइएगा, अगर स्थान का अभाव होगा तो आर्टिकल द लगाइएगा। तो यहां पर अगर देखें तो प्रेजेंट शब्द का इस्तेमाल उद्देश्य के लिए ही हो रहा है, तो इसलिए इसके साथ द लगाने की आवश्यकता नहीं थी। वो सेंट टू प्रिजन सवाल ही होना चाहिए था। चलो भाई अगला देखते हैं। ऑन माई रिक्वेस्ट जतिन इंट्रोड्यूस मी टू हिज फ्रेंड हु इज सिंगर एंड ए साइंटिस्ट। अब ये जो ये रिलेटिव प्रोनाउन है और इसके बाद वाला जो हिस्सा है ये बात कर रहा है किसकी, इस व्यक्ति की जो दोस्त है, और यही आदमी है जो सिंगर भी है और साइंटिस्ट भी है। अब क्योंकि एक ही आदमी है, सिंगर भी है, साइंटिस्ट भी है, तो आर्टिकल पहली बार में लगना चाहिए, बाद में नहीं लगना चाहिए। हु इज अ सिंगर एंड साइंटिस्ट, ये कह रहा है। चौथा क्वेश्चन देखो तो उसने बोला माय ब्रदर हैज ऑर्डर्ड फॉर ए न्यू बुक। अब आपके पास कुछ प्रेपोजिशन में वर्ड्स थे जिनका इस्तेमाल मैंने आपको बोला, ध्यान रखिएगा, एक्टिव वॉइस में जब होगा। ऐसा नहीं है कि फॉर प्रेपोजिशन लगता नहीं है, या पॉइंट है कि इन ऐसे वर्ब हैं जिनका इस्तेमाल एक्टिव वॉइस में जब होगा तो इनके साथ हम परिस्थिति में प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते नहीं है। तो हो गया माय ब्रदर हैज ऑर्डर्ड अ न्यू बुक, तो यहां पर जो फॉर है ये फॉर लगाने की जरूरत नहीं थी। माय ब्रदर हैज ऑर्डर्ड अ न्यू बुक। ही इज सीनियर एंड मोर एक्सपीरियंस्ड देन यू। अब भाई देखो, मोर एक्सपेंसिव के साथ तो मोर एक्सपीरियंस का तो देन काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सीनियर शब्द है, सीनियर शब्द के साथ तुम्हें यहां पे लगाना चाहिए था टू, तो आंसर बन जाता सीनियर टू। ही इज सीनियर टू एंड मोर एक्सपीरियंस देन यू, सवाल ये बन जाएगा भाई। ठीक है जी। चलो अब अगर हम आगे बढ़े तो छठा क्वेश्चन पे आते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है Nowadays there are much more criminals than policemen। अब अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो nowadays there are, nowadays का मतलब हो गया आजकल, there are, there के बाद ये जो आर है ये आर आ रहा है क्रिमिनल्स के आधार पर। ठीक है भाई, तो ये आर भी ठीक है। अब मोर का सेंस इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि हम वाक्य में बात कर रहे हैं कंपैरिजन की, तो दैन भी दिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अगर ठीक करना है तो प्रोबेबिलिटी सी बात की है कि आप इसमें से मच को हटा दीजिए, बोलिए नाउडेज देयर आर मोर क्रिमिनल्स दैन पुलिसमैन, तो आपका सेंस बन सकता है। और वैसे अगर देखें तो आप ऐसा बोल सकते थे मच मोर ब्यूटीफुल, ये चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री है और मच यहां पर एक एडवर्ब की तरह काम करते हुए काम करेगा, तो इसलिए उसमें कोई दिक्कत हो नहीं सकती। लेकिन यहां देखें तो एक सेंस ये भी आप पकड़ के चल सकते थे कि जो ये मोर है ये काम कर रहा है इसके लिए, और जनरली जब मच लगाते हैं तो हम ऐसी चीज के लगाना चाहेंगे जो काउंटेबल सेंस के नहीं, इसमें परिस्थितियों में अनकाउंटेबल के सेंस में देख रहे होते हैं। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि ऐसी परिस्थिति में मच का इस्तेमाल ना करके हम सीधे बोलें कि मोर क्रिमिनल्स। अगला है ऑल्दो द पुलिस सिंपथाइज्ड विद द पुअर। अब देखो भाई, पुलिस ऑफिसर ने दया दिखाई किसके साथ, पुअर। पुअर बोले तो पुअर अगर खाली बात करूंगा तो ये तो एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव काम किसके लिए कर रहा है समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए इस एडजेक्टिव के पहले आपको क्या लगाना चाहिए था, द पुअर, जहां पर द पुअर का मतलब बन जाता द पीपल हु आर
पुअर, वे सारे लोग जो गरीब हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। सिर्फ एक गरीब की अगर बात करनी होती तो अपुअर, द पुअर अगर बोलोगे चलेगा, लेकिन केवल पुअर बोलोगे तो वो केवल एक विशेषण के रूप में काम करेगा। तो आपने बोला भैया ही इज पुअर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ग्रामेटिकली सही है, क्योंकि यहां पर ये जो पुअर है ये बता रहा है किसके बारे में, इस ही के बारे में। लेकिन द पुअर का मतलब क्या बन गया, वो सारे गरीब लोग। तो इसलिए सवाल का मात्र सवाल कंडीशन यही था और कुछ नहीं था सवाल में। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स बनने थे। 8वां क्वेश्चन अगर हम देखें तो 8वां क्वेश्चन है एज सून एज वी हेयर फ्रॉम द सप्लाईज नहीं है यार, सप्लायर्स है। ये टाइपिंग में थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। ये सप्लायर्स है क्योंकि सप्लाईज का सेंस अलग हो जाता है ना, नाउन के फॉर्म में सप्लाईज का सेंस होगा वो सामान। यहां पे हो रहा है एज वी कैन हेयर, जब जानकारी मिल रही है किससे, सप्लायर से मिलेगी। वी विल लेट यू नो, हम आपको बता देंगे। अब ये बोल रहा है लाइकली, हमने एक कंडीशन सीखी लाइकली वाली कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन जो वर्तमान में होने की संभावना है। कि वर्तमान में होने की संभावना क्या है, वी विल लेट यू नो, ये संभावना है। उन्होंने कहा कब बताओगे ये बात, शर्त किस चीज की है, शर्त है ये वाला हिस्सा। तो ये वाला हिस्सा किसमें आना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट में आना चाहिए। तो सिंपल प्रेजेंट में लगाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, आर लगाना पड़ेगा। इसलिए आंसर क्या बन गया, व्हेन द गुड्स आर इन स्टॉक। बस सवाल ये था। तो ये वही एग्जांपल है, हमने क्लास में कितनी बार किया, हमने बोला भाई जब बरसात होगी पौधे बढ़ेंगे, जब बाइक के दाम घटेंगे इसे खरीदेंगे। तो ये वाली कहानी हम यहां पर अप्लाई कर रहे हैं, ये वही क्वेश्चन बन जाता है। अगले पे आ जाओ। आई हैव बीन वेटिंग डैश ओवर हाफ एन आवर। अब हाफ एन आवर क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम हो गया। पीरियड ऑफ टाइम के लिए ऐसी परिस्थिति में आप किसका इस्तेमाल करते हो, फॉर का इस्तेमाल करते हो। तो आंसर क्या हो गया, फॉर ओवर हाफ एन आवर। क्लास में एग्जांपल किया था ना, फॉर 2 सेकंड्स, फॉर 2 मिनट्स, फॉर 2 वीक्स, 2 मंथ्स, 2 ईयर्स। बस वही एग्जांपल को आप यहाँ पे कोट करना था और उसको ज्यादा कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी। अच्छा भाई अगला बोल रहा है ही ट्रैवल्ड ऑल डैश द वर्ल्ड व्हेन ही वाज 80 इयर्स ओल्ड। अब जो ओवरवर्ड है ये अंग्रेजी भाषा में बहुत तरीके से काम करता है, इसके अलग अलग मीनिंग है। ओवर का एक मतलब क्या था, किसी चीज के ऊपर, कि बिल्डिंग के ऊपर से हवाई जहाज निकल गया, द प्लेन वेंट ओवर द बिल्डिंग, एक सेंस ये था। ओवर का दूसरा मतलब क्या था कि बेडशीट आपको बिछानी है टेबल के ऊपर, स्प्रेड द बेडशीट ओवर द टेबल। तो उन्होंने कहा ओवर का सेंस भी है। ओवर का तीसरा मतलब क्या था, सब जगह। अब वो सब जगह सेंस कौन दे रहा है, ऑल ओवर दे रहा है। तो इसलिए आंसर आपको कौन सा है, ऑल ओवर। अबे आज भाई आज के जमाने में तुम्हारे जो दोस्त हैं फेसबुक पे हैं, ट्विटर पे हैं और इंस्टाग्राम पे हैं, और ये सारे दोस्त तुम्हारे कई बार दुनिया भर से हैं, सिर्फ भारत के नहीं है, भारत से बाहर के लोग भी तुम्हारे दोस्त हैं। तो क्या बोलते हैं, मेरे दोस्त दुनिया भर में हैं, आई हैव फ्रेंड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो भाव क्या है, सब जगह है मेरे दोस्त। तो वो वाला भाव आपको सवाल में देखने को मिल रहा था। अगले पे आ जाओ। ऋतु डैश हर लोन टिल नाउ। अब अगर तुम ये सवाल देखो तो इसमें अगर बात कर रहा है टिल नाउ, टिल नाउ का मतलब क्या हो गया, अब तक, यानी जब से लिया तब से लेके अब तक नहीं किया। तो ऐसा कोई काम जो बीते हुए समय शुरू हुआ और तब से लेके अब तक नहीं हुआ, या तब से लेके अब तक जारी है, ये वाला सेंस किससे दिखाते हो, परफेक्ट से दिखाओगे। तो ऋतु हैज नॉट पेड हर लोन टिल नाउ, जब लोन लिया था तब से लेके अब तक उसने लोन नहीं चुकाया, इसलिए वो परफेक्ट टेंस में चला गया। कोई ऐसा काम जो बीते हुए समय शुरू हुआ और अब तक जारी है। द शेपर्ड वाज लुकिंग आफ्टर अ डैश ऑफ शीप। अब जो भेड़ों का झुंड होता है, भेड़ों के झुंड के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फ्लॉक ऑफ शीप, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ फ्लॉक ऑफ शीप, अ फ्लॉक ऑफ गोट भी बोल सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए आंसर सिंपल था फ्लॉक, और उसमें कुछ करने के लिए चीज नहीं थी सर। ठीक है भाई, अगला आ जाओ PQRS अरेंजमेंट। अब अगर PQRS पे आ जाओगे तो PQRS में आपको पूछ रहा है व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई लर्न स्विमिंग एट द एज ऑफ 15 ऑफ क्लास 10 इन अ गवर्नमेंट स्कूल। अब ये देखो इसने लिखा हुआ ऑफ क्लास 10, लिखा ना क्लास 10 उसने, चलो यहां हमने लिखा हुआ क्लास 10 आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, यानी P और R का कॉम्बिनेशन है। P और R का कॉम्बिनेशन किस किस में हम ढूंढ लेता है, ये इसमें नहीं है, हटा दीजिए, इसमें कॉम्बिनेशन है, इसमें कॉम्बिनेशन है, इसमें भी कॉम्बिनेशन है। देखिए तो अगर हम देखें व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 PR, फिर आई लर्न स्विमिंग एट द एज ऑफ 15 इन अ गवर्नमेंट स्कूल, तो फिर ये वाला जो एस कॉम्बिनेशन ये काम करेगा नहीं, हटा दीजिए इसको। अगर आप इस कॉम्बिनेशन को देखो तो प्रोबेबिलिटी बनती है इस वाले आंसर की कि भाई व्हेन आई वाज, अगर हम सवाल देखना शुरू करें, आई लर्न स्विमिंग एट द एज ऑफ 15, जब मैं 15 साल का था तो मैंने क्या शुरू किया, स्विमिंग शुरू करी।
व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन ए गवर्नमेंट स्कूल, क्योंकि वो डिस्क्राइब कर रहा है लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो आंसर पहले क्या आ जाएगा, पहले क्यू आएगा, फिर पी आएगा, फिर आर आएगा और लास्ट में एस होगा। तो आंसर कौन सा बन गया, सी बन जाएगा। तो इसमें आपको करने के लिए ज्यादा इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन फिर से नहीं होनी चाहिए थी। ऐसे सवाल हमने क्लास में करे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा ऐसा आंसर। चलो फिर अगले सवाल पे चलते हैं, आ जाओ। चलो जी, शी हैज मोर इंटेलिजेंस देन वी सस्पेक्टेड हर टू पोजेस। अब देखो यार, इसको क्वेश्चन को अगर हल करना सिंपल बात है। ये शी तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, शी तुम्हारा सब्जेक्ट है, ये तुम्हारा मेन वर्ब है इस समय, है ना। शी के साथ हैज लगता है तो हैज हेल्पिंग वर्ब भी होती है, मेन वर्ब भी हो सकती है। फिलहाल इस परिस्थिति में हैज कौन सी है, ये मेन वर्ब है, ये तुम्हारा सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट है तो उसने बोला शी हैज मोर इंटेलिजेंस, मोर के साथ एडजेक्टिव की डिग्री आ गई, फिर कंपैरिजन आ गया, देन वी सस्पेक्टेड इन द प्रोसेस। तो सीक्वेंस सही, आंसर क्या हो गया, पी क्यू आर एस। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आप इसको सब्जेक्ट वर्ब के स्ट्रक्चर के कॉम्बिनेशन से भी देख सकते थे। अगला देखो क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स कार अपील टू सम मोटरिस्ट ओनली विद नॉइजी एग्जॉस्ट। अब ये बताओ, ये नॉइजी एग्जॉस्ट किसके लिए काम कर रहा है, ये काम कर रहा है स्पोर्ट्स कार्स के लिए। तो भाई पी के साथ क्या आना चाहिए था, एस आना चाहिए था। पी के साथ एस का कॉम्बिनेशन देख लो किसमें आएगा, पी के साथ इसका आ जा रहा है कि नहीं, पी के एस, पी एस, पी एस किस किस में भाई, इसमें 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 किसी में भी नहीं है, केवल इसमें है। तो पॉसिबिलिटी इसी की बनती है कि स्पोर्ट्स कार विद नॉइजी एग्जॉस्ट अपील टू सम मोटरिस्ट ओनली, कि जो गाड़ी होते हैं उनके जो एग्जॉस्ट होते हैं, आवाज वाले होते हैं, वो अपील, वो किसी बहुत आकर्षित करते हैं। किसको करते हैं, कुछ मोटरिस्ट जो होते हैं, केवल उन्हीं को करते हैं, हर किसी को नहीं करते। अगला है, फार्म वर्कर्स स्पेंड आउटडोर्स मोस्ट ऑफ द टाइम। अब फार्म वर्कर्स सब्जेक्ट हो गया, फार्म वर्कर्स बहुवचन है तो फिर ये वर्ब हो गई, इसलिए उसमें एस नहीं लगा। तो फार्म वर्कर्स स्पेंड क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ देयर टाइम, अधिकांश समय, कहां, बाहर। तो पहले आ जाएगा तुम्हारा पी, फिर आ जाएगा क्यू, फिर आ जाएगा एस और फिर आ जाएगा आर, पी क्यू एस आर। पी क्यू एस आर किसमें है भैया, ये तुम्हारा सी ऑप्शन बन गया, पी क्यू एस आर। सिंपल सवाल था, तो ज्यादा करना कुछ भी नहीं था। देखिए क्या था, फार्म वर्कर सब्जेक्ट हो गए, सब्जेक्ट के बाद तुम्हें वर्ब चाहिए, ये वर्ब है, ये बहुवचन है, इस क्रिया में एस नहीं लगेगा, इसलिए फार्म वर्कर स्पेंड हो गया। पी के बाद क्यू है, पी के बाद क्यू इसमें है, पी के बाद क्यू इसमें है, तो ये तो हटा दीजिए। अब इन दो में आंसर ढूंढना है। अब वो स्पेंड खर्च क्या करते हैं, आउटडोर्स, बाहर की तरफ तो नहीं खर्च करते, आउटडोर्स मतलब बाहर वाली जगह होती है, वो ना बोल के बोल रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम, अपना समय खर्च करते हैं। तो भाई पी के बाद क्यू, क्यू के बाद एस, तो पी के बाद क्यू, क्यू के बाद एस, कौन सा, आंसर सी हो गया। ऑप्शन डिलीट करो, ऑप्शन डिलीट करने के लिए सेंटेंस का मीनिंग समझो, और जोड़ने के लिए सब्जेक्ट वर्ब इन सबकी मदद लीजिए और आसानी से अपने सवालों को हल कीजिए। चलो फिर आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आ गए आपके मुहावरे, इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करते हैं। चलिए क्या कह रहे हैं आपके इडियम फ्रेज। इडियम फ्रेज पहला है काउंटिंग योर चिकन्स। अब जो पूरा मुहावरा है वास्तविकता में यह है कि भाई डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर द हैच। यानी सिंपल भाषा में एक आदमी है, वो अंडे लेके आ रहा है खूब सारे, आपने बोला भाई क्या करेगा, आपने कहा भाई राजा बनूंगा, इस शहर को पूरा खरीद लूंगा। उसने कहा यार ऐसे कैसे खरीद लेगा, अंडों से। उसने कहा भाई अंडे में से चूजे निकलेंगे, चूजे में से कुछ मुर्गे कुछ मुर्गियां होंगी, फिर इनमें से और अंडे निकलेंगे, फिर वो मुर्गे मुर्गियां बनेंगे। धीरे करते 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 मेरे पास एक बड़ा पोल्ट्री फार्म, और फिर मैं फिर खूब अंडे बेचूंगा, और फिर बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म, और फिर मैं शहर का अमीर आदमी बन जाऊंगा और राजा बन जाऊंगा यहाँ का। तो अब आप देखा जाए तो आप वहां बैठे बैठे क्या कर रहे हो, आप ऐसी बातों की कामना कर रहे हो जो भविष्य में होंगी और आपको पता भी नहीं होंगी कि नहीं होंगी। पहली बात तो ये है। तो यानी कहीं ना कहीं चीज है कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस, ग्रीडी एक्यूमुलेटिंग। ग्रीडी होता है लालची, और एक्यूमुलेट करना होता है इकट्ठा करना। तो लालची है और इकट्ठा करने की बात कर रहा है, नहीं साहब इसकी बात नहीं कर रहा है। बीइंग केयरफुल अबाउट स्पेंडिंग मनी, सोच समझ के खर्च करता है, ऐसे व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है। ये ऐसे व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है जो थ्रिफ्टी है, उसकी बात नहीं है। गेटिंग स्केर्ड बिकॉज ऑफ डेंजर, घबरा गया, डर गया, बिकॉज ऑफ डेंजर, खतरे के कारण वो डर गया है, ये भी नहीं है। तो बचा क्या, कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस। ये बात सोचकर कि अरे मैं क्या करूंगा तो राजा बन जाऊंगा, अंडे लेके आया है आज, और क्या सोच रहा है कि मैं क्या बन गया, राजा बन गया। अपनी सफलता को लेके बहुत आश्वस्त है वो आदमी, पर ये जरूरी नहीं है कि वो सफल होगा, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। तो ऑप्शन के आधार पर सबसे अच्छा आंसर ये निकल के आ रहा है। वैसे एग्जैक्ट सेंस ये नहीं होना चाहिए, पर चलेगा, ऑप्शन के आधार पर ये चीज बनेगी। टॉकिंग टेकिंग 20 टू द डजन,
अब टॉकिंग 20 टू द डजन, टॉकिंग 20 टू द डजन का मतलब बन गया, सिंपल सी बात है, ये मुहावरा बहुत पुराना है और कहां से एक थोड़ा बहुत अगर हम रफ आइडिया पकड़ के चले इसमें तो थोड़ा सा आपको सेंस मिलेगा कि एक मशीन, एक कोल इंजन है, जिसके एक कोल इंजन है जो बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम कर पा रहा है लेकिन कोल बहुत कम इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा कहने का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो एफर्ट लगा रहा है और बहुत ज्यादा बोल रहा है, यानी ऐसा आदमी है जो टॉकिंग हरिडली एंड रैपिडली, टॉकिंग टू मच, टॉकिंग विदाउट मेकिंग सेंस और टॉकिंग आउट ऑफ टर्न। अब टॉकिंग आउट ऑफ टर्न का मतलब क्या बन गया? टॉकिंग आउट ऑफ टर्न का मतलब बन गया ऐसा आदमी जो अपनी बारी आए बगैर वो वहां पर बोल रहा है, तो उसको हटा दीजिए। टॉकिंग विदाउट मेकिंग सेंस, ऐसा आदमी जो अपनी बात बोल रहा है लेकिन वो बेतुकी बात है, इलॉजिकल है, उसमें कोई तर्क नजर नहीं आ रहा है। अब बहुत ज्यादा बोलने वाला या बहुत जल्दी बोलने वाला, सवाल ये है। अब बहुत ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति होता है लोकेशियस, गैरोलस, गैबी, चैटरबॉक्स, ये नहीं है। तो आंसर कौन सा है? टॉकिंग हरिडली एंड रैपिडली, बहुत जल्दी जल्दी बोलने वाला ऐसा व्यक्ति, उसको हम बोलते हैं क्या? टॉकिंग 20 टू द डजन। अगला है लाइक चॉक एंड चीज। अब चॉक एंड चीज मतलब सिंपल भाषा है कि भाई देखो ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये बिल्कुल एक जैसी समान चीजें हैं ही नहीं, कि आप दो ऐसी चीजों की बात कर रहे हो जो आपस में बिल्कुल भी मेल खाती नहीं है। जैसे सिंपल भाषा में इसका मुहावरे और बन सकता है एप्पल, जस्ट लाइक एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, कि एप्पल अलग फल है और ऑरेंज अलग फल है, यानी दो अलग अलग चीजें, सेम चीजें नहीं है। अब दो अलग अलग चीजें हैं मतलब क्या हो गया? वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बहुत अलग है। विदाउट एनी ब्लेमिश, ब्लेमिश का मतलब दाग धब्बे से है, ये हटा दीजिए। प्योर व्हाइट इन कलर, बिल्कुल साफ सुथरा है। वेरी लाइक ईच अदर, बिल्कुल एक समान है, सिमिलर है नहीं, बल्कि बिल्कुल उल्टा है, उसके विपरीत काम करता है। तो इसमें आंसर आपको ये मिल जाना था। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला है एंटोनिम, आपको ढूंढने थे एंटोनिम्स। द विटनेस कॉरोबोरेटेड वर्ड फॉर वर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम। तो उसने बोला भाई जो वर्ड कॉरोबोरेट है, कॉरोबोरेट करने का मतलब होता है किसी चीज को स्ट्रेंथन करना, सिंपल भाषा में टू स्ट्रेंथन, किसी को मजबूत करना। अब किसी चीज को मजबूत करना है तो चार ऑप्शन है तुम्हारे पास। एक्सेप्ट करने का मतलब स्वीकारना होता है, कंफर्म करने का मतलब है पुष्टि करना उस चीज की, रिपीट का मतलब दोहराना है, और डिनाइड का मतलब है अपनी बात से पीछे हट गया। अब अगर देखा जाए तो स्ट्रेंथन करने का मतलब मजबूती प्रदान करना है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो बचा कौन? डिनाई। डिनाई करने का मतलब क्या है? मना मुकरना है। आप मुकर गए उस बात से, आपने कहा भाई मैंने करा ही नहीं ये चीज, पहले आपने बोला हो सकता करा हो, आप बोलकर मुकर गए, आपने कहा ना जी ये तो है ही नहीं, मैंने किया ही नहीं है कि नहीं? तो सिंपल भाषा में कॉरोबोरेट, तो एक तरीके से बोल सकते हो वैलिडेट कर रहे हो, स्ट्रेंथन कर रहे हो, मजबूती प्रदान कर रहे हो उस चीज को। बॉल्स्टर देख सकते हो, एक वर्ड बड़ा फैंसी वर्ड है बॉल्स्टर, मजबूती दे रहे हो उस चीज को, स्ट्रेंथन कर रहे हो, वो वाला भाव बन जाता है। अगला है द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड डिसाइडेडली प्रूव टू बी एन ऑस्पिशियस इवेंट इन हिज लाइफ। अब उसके बच्चे का जन्मदिन हुआ और उसने मतलब ये दिन जो साबित हुआ कैसा हुआ? ऑस्पिशियस हुआ। ऑस्पिशियस मतलब एक ऐसी चीज जो इंडिकेट करती है समथिंग गुड विल हैपन, ये ऐसा इशारा है कि भाई देखो जो चीज होगी वो अच्छी होगी। तो अब ये वाला सेंस अगर हम देखें तो प्रेशियस है, कीमती, हटा दीजिए। यूजलेस, व्यर्थलेस, व्यर्थ है, फायदा नहीं है उसका। ऑमिनस, ऐसी कोई चीज जिसको देखकर आपको डर लगे, भय लगे, जो आपको संकेत दे कि भाई देखो अब खतरा आने वाला है। और अनफॉरगेटेबल, जिस जो हमें कभी भी भूला ना जाए। तो उसने बोला भाई देखो ये ऑप्शन बेटा सकते हो, बचा कौन? ऑमिनस। ऑमिनस साइंस है कि आने वाला समय संकेत दे रहा है कि भाई जो भविष्य है वो अच्छा नहीं है। तो ये इंडिकेटर करेगा ऐसी चीज के लिए जो आने वाला समय अच्छा नहीं है, और ये बता रहा है कि ऐसी चीज जो आगे आने वाला समय कैसा है, बहुत ही बढ़िया है। चलो फिर अगला है एफेबल। अनलाइक हिज ब्रदर ही इज एफेबल। एफेबल का मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में एफेबल का मतलब होता है फ्रेंडली। अब फ्रेंडली आदमी लवेबल हो सकता है, हटा दीजिए। फ्रेंडली आदमी गलेबल। गलेबल आदमी वो होता है जो आसानी से औरों की बात मान लेता है। क्या कहता है? बड़ी ही आसानी से औरों की बात मान लेता है, वो गलेबल होता है। ठीक है भाई, ये एक प्रकार से आप ऐसा भी देख सकते हो प्रायवाची के रूप में एक वर्ड बोवाइन,
सीधा साधा आदमी होता है। तो गले वाला आदमी ऐसा जिसको कुछ भी बोल दो वो उसे सत्य मानकर स्वीकार कर लेता है, ज्यादा उस बात को बहस करता नहीं है, तो हटा दीजिए। अब बचा रिजर्व और इरिटेबल। इरिटेबल मतलब परेशान करने वाला, रिजर्व मतलब अपने तक सीमित रहने वाला। यानी एक प्रकार से रिजर्व आदमी कौन हो गया? इंट्रोवर्ट आदमी है, अपने तक रहता है। इरिटेबल परेशान करने वाला है। तो आंसर कौन सा बन गया? एफेबल का उल्टा, रिजर्व ज्यादा मिलता जुलता नहीं है, अपने तक सीमित रहता है, ये रिजर्व्ड है। चलो फिर अगला वर्ड पकड़ते हैं, सिनोनिम। सिनोनिम्स में पहला वर्ड है डूबियस। डूबियस का मतलब ही डाउटफुल होता है। डिस्प्यूटेबल विवादास्पद, डुप्लीकेट उसका हमशक्ल है। डेंजरस कोई चीज आपके लिए बहुत घातक है, वो डेंजरस बन जाता है। तो डूबियस में भाव किस चीज का? डाउटफुल का, जिसमें आपको संदेह हो, इसलिए इसका आंसर क्या बन गया? सिनोनिम बन गया इसका आंसर। एक्सक्यूज मी। चलो भाई अगले सवाल पे चलते हैं। इंडिजेंट। इंडिजेंट वर्ड हमने क्लास में बहुत बार कर लिया भाई। पुअर है, डेस्टिट्यूट है, पॉपर है, पेनीलेस है, ये सारे वर्ड, पॉवर्टी है, ये सारे वर्ड कहीं ना कहीं जुड़े किस चीज से? गरीबी से। तो गरीबी वाला भाव कौन सा बन गया? पुअर बन गया। रिच अमीर है। कॉमन आमतौर पे देखने वाला अगली भद्देपन वाला भाव आ जाएगा। फ्रूटलेस में भाव किस चीज का? व्यर्थ है। अब अगर व्यर्थ है वो चीज तो सफलता की बात नहीं करेगा। पर्याप्त नहीं, इनसफिशिएंट, सफिशिएंट पर्याप्त है, यूजलेस है वो चीज। तो आंसर आपका ये है। तो ये पेपर इतना मुश्किल नहीं था, बेसिक क्वेश्चन थे अच्छे। एक रिवीजन के लिए आप देख सकते हैं, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने वाली चीज हो सकती है, जिससे आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते थे कि हाँ देखिए अगर हम ऐसे सवाल लगा सकता हूं तो इसका मतलब ये लेवल जो पहला पड़ाव है मैं इसको क्लियर कर सकता हूं बड़ी आसानी से। तो इससे थोड़ा ऊपर के सवाल अगर आएंगे तो उसमें उसके बारे में मुझे दिमाग अपना लगाना चाहिए। तो इस 25 सवालों में से मुझे उम्मीद है कि ज्यादातर लोग जिन्होंने रेगुलरली अपना रिविजन क्लास में किया होगा, रेगुलर क्लास में रहे होंगे, तो ऑलमोस्ट आप 15 से 16-17 सवाल आप आराम से लगा पाएंगे। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं आप मेहनत करते रहेंगे और ईमानदारी से अपने लक्ष्य को हासिल करने में अपना पूरा प्रयास लगा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, धन्यवाद। हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं देवेश सर। हम बेटा अभी फिजिक्स का सवाल लगाएंगे, जो आपका मॉक टेस्ट आजकल चल रहा है डीडीए में, उसमें से फिजिक्स का पोर्शन आज हम सॉल्व करेंगे। मॉक टेस्ट 1 जो आपका 22 अगस्त को हुआ है। अच्छा भाई, और इस टेस्ट की खास बात यह है बेटा कि ये टेस्ट पूरा का पूरा एग्ज़ाम पैटर्न पर बेस्ड है। मतलब इसमें जो भी सवाल आए हैं ना, इनके कॉन्सेप्ट्स, इस टाइप के सवाल आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो इस टेस्ट को आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा आपके एनडीए के एग्ज़ाम में। तो बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। देखो पहला सवाल यहाँ बोला गया है बेटा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन डायमेंशनलेस नहीं है ना भाई, कि कौन सा ऑप्शन डायमेंशनलेस नहीं है। ध्यान देना भाई, मतलब कि विमाहीन नहीं है बेटा इनमें से। तो ध्यान दो भाई। चलो इसमें से बेटा अगर हम बात करें स्ट्रेन की, ये बेटा होता है डायमेंशनलेस। फ्रीक्वेंसी ये जो होता है बेटा, ये होता है 1/टाइम पीरियड, है ना बच्चों। तो ये होता है डायमेंशन के साथ, इसकी डायमेंशन होती है t-1। यही पूछा गया बेटा आपसे, इनमें से किस एक की डायमेंशन लेस नहीं है ना भाई। तो हमारा बेटा आंसर आएगा फ्रीक्वेंसी। जो बेटा फ्रीक्वेंसी है इसकी डायमेंशन है, ये डायमेंशन लेस नहीं है। बाकी देखिए बेटा सभी का डायमेंशन नहीं है, चाहे एंगल हो, चाहे बेटा अपना ये हो रिलेटिव डेंसिटी, इन सभी के डायमेंशन नहीं होते। ओके बच्चों, तो हमारे पहले सवाल का आंसर है सी। अब बेटा यहां पे आइएगा 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 नंबर सवाल में क्या बोला गया है प्यारे बच्चों कि एक गेंद है, वो कुछ हाइट से जमीन पे छोड़ी गई। तो यहां पे ध्यान से सुनना बेटा, जब बॉल ऊपर होगी टॉप पॉइंट पे तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी मैक्सिमम, और जब वो बॉल ग्राउंड पे टकराएगी तो उसकी सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। टोटल एनर्जी हर जगह कंजर्व रहेगी। लेकिन यहां बोला जा रहा है ये बात
कि टक्कर के दौरान 25% काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई, तो कितना बची 75%। उस 75% एनर्जी से बॉल रिबाउंड हुई और कितनी हाइट तक पहुंच चुकी है, आपको वो हाइट पता करना है बेटा। तो बॉल यहां जब बेटा पहुंचेगी तो वो 75% एनर्जी के साथ में पहुंचेगी। जितनी भी एनर्जी है उसमें से 75% एनर्जी के साथ में बॉल पहुंचेगी कुछ हाइट h पर। देखिए बेटा, इसे हम करेंगे ऐसे, यहां पे हमने h हाइट से बॉल को ड्रॉप किया, बॉल टकराने के बाद बेटा यहां से कुछ h डैश हाइट तक पहुंच पाई। तो जो ये h डैश हाइट है, हमें ये हाइट निकालना है भाई। तो इस हाइट को निकालने के लिए प्यारे बच्चों यहां क्या बोला गया कि टक्कर के दौरान 25% एनर्जी लॉस हो गई, तो 75% टोटल एनर्जी का 75% एनर्जी से बॉल रिबाउंड कर रही है। ओके बेटा, तो जो 75% होगा टोटल एनर्जी, वो हर जगह बेटा होती है सेम, चाहे बेटा यहां पे हो चाहे बेटा यहां पर हो। तो अगर हम टॉप पॉइंट की बात करें तो वहां पर होती है टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ये बेटा हमारा आ गया 75%, और ये बेटा हमारे ये इक्वल टू होगा जहां तक बॉल पहुंचेगी उस पॉइंट की एनर्जी के बराबर, mgh डैश के बराबर। तो यहां से प्यारे बच्चों mg से mg कट जाएगा। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारा h का वैल्यू 24 डालेंगे हम बच्चे यहाँ पे, तो 75/100 इंटू 24 बराबर मिलेगा h डैश के। इसको जब आप बेटा सॉल्व करेंगे तो 25 3 जा, 25 4 जा एंड 4 6 जा, तो ये हमारा बेटा आएगा 18 मीटर। बॉल जो बेटा है हमारी वो 18 मीटर तक जा पाएगी, रिबाउंड कर पाएगी। ध्यान देना बेटा, यहां पे समझना क्या है, बोला गया कि 25% एनर्जी लॉस हो गई। टोटल एनर्जी जो भी है उसका 25% लॉस हो गई बेटे। तो अगर वो इस हाइट डालेंगे बेटा तो यहां पे एनर्जी होगी पूरी की पूरी mgh, इसका 75% बचेगा और उस एनर्जी से बॉडी ऊपर जा रही है mgh डैश हाइट तक। ठीक है बच्चे, तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा 18 मीटर। बढ़िया है भाई। एक बार आगे चलो बच्चा, 28 में क्या है भाई, 28 देखो बच्चों, 28 में बोला गया है कि अगर अर्थ का रेडियस 1% सिकुड़ जाए मास को कांस्टेंट रखते हुए, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर क्या फर्क पड़ेगा। बच्चों सवाल बड़ा अच्छा है, ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा। ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से इसी टाइप का सवाल आता है, स्मॉल जी पर वेरिएशन वाला सवाल, चाहे बेटा हाइट का हो, डेप्थ का हो, अर्थ के रोटेशन से हो या कहीं और का भी हो। तो फिलहाल इस सवाल को आप सॉल्व करेंगे और देखो बच्चों क्या आंसर आएगा भाई। इस यहां पे आप ये अपना लगाएंगे फॉर्मूला, G = GME/RE²। ये वाला फॉर्मूला बेटा यूज करेंगे। हमें बोला गया कि G में कितना परसेंट चेंज आएगा, तो यहां बेटा क्या पावर है, 2 पावर है, 2 बाहर आकर के बेटे उसके परसेंटेज चेंज से मल्टीप्लाई करोगे। ये तरीका आपको बहुत बार क्लास में सिखाया गया है। अच्छा, लेकिन हाँ ध्यान देना, ये तरीका आप तभी लगाते हो जब परसेंटेज चेंज 5% से कम हो या बराबर बेटा, तब रिजल्ट अच्छा आता है ना। तो भाई अब इसके हिसाब से हमारा जो रेडियस में चेंज है वो 1% का है, तो ग्रेविटी में चेंज आएगा 2% का। यहां से आप डालेंगे RE का वैल्यू 1 बच्चे, तो यहां आएगा 2%, और ये अगर 1% कम होगी तो G का वैल्यू बढ़ेगा, राइट। तो हमारा G का वैल्यू 2% से इंक्रीज कर जाएगा, G का वैल्यू 2% से बेटा इंक्रीज कर जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन यहां पे सही है। 29 बेटा देखिए, बोल जा रहा है कि साबुन किस प्रिंसिपल में काम करता है भाई। हम जो साबुन मिलाते हैं पानी में, तो साबुन वहां पर क्या करता है कि हमारे कपड़े उससे जल्दी साफ होते हैं या कपड़ों को साफ करने में सहायता मिलती है। तो साबुन जैसी इंप्योरिटी पानी में मिलाने पर पानी का सरफेस टेंशन घटता है, और सरफेस टेंशन घटने से बेटा क्या होगा, सरफेस टेंशन घटने से पानी ज्यादा फैलेगा, ज्यादा सरफेस एरिया कवर करेगा, तो कपड़े को धुलने में आसानी होगी, राइट। तो यहां पे हमारा आंसर है इसका सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन हमारा बेटा इसका आंसर है 29 का डी ऑप्शन। 30 नंबर आइए बेटा, 30 नंबर में क्या बोला गया कि एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसकी पावर है 100 वॉट और वो 10 आवर के लिए पर डे यूज करते हैं, तो वो एक दिन में कितना यूनिट कंज्यूम करेगा। नंबर ऑफ यूनिट्स आपको निकालना है बेटा, तो नंबर ऑफ
यूनिट्स निकालने के लिए हम पावर बेटा लेते हैं किलोवाट में और टाइम को लेते हैं बेटा आवर्स में, मल्टीप्लाई कर दो बस। तो भैया कितना पावर है, यहाँ बेटा है 100 वाट, इसको बदलिए बेटा किलोवाट में, और टाइम बेटा दे रखा है आपको 10 आवर्स का, राइट। तो इसे काट पीट के हमारा आंसर आएगा 1 यूनिट। तो 30 का बेटा हमारा आंसर हो गया 1 यूनिट। तो 30 का आंसर बेटा है 1 यूनिट। और इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर से यूनिट्स, बिजली का बिल निकालने का सवाल पूछने जाने के चांस है बेटे, ध्यान देना आप लोग। तो आइए चलते हैं बेटा आगे, 31 पे पहुंचते हैं अब। 31 सीमेन पूछा गया कि बेटा सीमेन जो है इन 4 में से किसका यूनिट है। तो ये होता है बेटा रेजिस्टेंस का उल्टा, कंडक्टेंस का, है ना भाई। ये होता है बच्चों कंडक्टेंस का यूनिट। G इक्वल टू 1/R, G इक्वल टू 1/R होता है ना बेटा, इसको बोलते हैं कंडक्टेंस। और बेटा इसका होता है यूनिट ओम इनवर्स, और इसी को बेटा बोलते हैं साइमन। ठीक है भाई। तो ये हमारा आंसर आएगा बेटा कंडक्टेंस का, कंडक्टेंस। 31 का बेटा आ गया बी, कंडक्टेंस। बच्चों 32, ये सवाल बड़ा प्यारा सवाल है बेटा। 32 सवाल जो है बड़ा मस्त सवाल है, आप इसको समझिए ध्यान से बेटे। यहां पे क्या बोला गया कि 64 रेन ड्रॉप्स हैं, इक्वली चार्ज्ड हैं, और वो कंबाइन करके एक बिग ड्रॉप बन जा रही हैं। तो बिग ड्रॉप का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, बिग ड्रॉप का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है बच्चों आपको। तो ध्यान से सुनना भाई, यहां पे पहली बात तो क्या है, इस सवाल को करने के लिए, 32 वाले सवाल को करने के लिए ध्यान देना बेटा, हमें पहले पता करना पड़ेगा कि जो 64 ड्रॉप को मिलाने पर बड़ी ड्रॉप बनेगी उसका पोटेंशियल क्या होगा बेटा, ध्यान से सुनना। तो V डैश ये बेटा होता है n की पावर 2/3 ऑफ स्मॉल v। डायरेक्ट आप यहां पे नंबर ऑफ ड्रॉप्स को पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बेटा। यहां ड्रॉप कितनी हमारे पास है बेटे, हमारे पास ड्रॉप है 64, तो यह आएगा 64 की पावर 2/3 और इंटू में v। इसका बेटे क्या आंसर आएगा, 64 की पावर 2/3 का आंसर आएगा बेटा 16, और यहां बेटा v है 10 वोल्ट, तो ये हमारा आंसर आ गया 160 वोल्ट। अच्छा बेटे, तो यहां से तो ये तो हो गया इसका डायरेक्ट मेथड। आप इसे इनडायरेक्ट या एक्सप्लेनेशन तरीके से कैसे करोगे, बोर्ड वाला जो आपका सिस्टम है उसको आप कैसे फॉलो करेंगे। यहां पे देखिए बेटे, इसके लिए आप बोर्ड तरीका भी अप्लाई करोगे, वो तरीका आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देगा। देखिए ध्यान से सुनना बेटा, आपको सिखाते हैं हम कि यहाँ पे इसे हम एकदम प्रोसेस से स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे। तो उसके लिए बच्चों ध्यान देना, सबसे पहले आप निकालोगे 64 ड्रॉप जो मिलके एक बड़ी ड्रॉप बनी है। बड़ी ड्रॉप की रेडियस r डैश ये होती है n की पावर 1/3 स्मॉल r। तो यहाँ बेटा n के नंबर हो गया हमारा 64 या 64 बेटा है, खैर तो ये 64 की पावर 1/3, और यहाँ बेटा हमारा आएगा r, तो ये बेटा आ गया आपका 4r। बिग ड्रॉप की रेडियस r डैश इक्वल टू 4r, है ना भाई। अब बेटा बिग ड्रॉप का चार्ज कितना आएगा, चार्ज q डैश, ये आएगा nq। भाई सभी चार्ज सेम चार्ज है बेटा, 64 मिलेंगे बेटे, तो यहाँ पे आ जाएगा 64q। अब आपको निकालना है बिग ड्रॉप का पोटेंशियल v डैश, k q डैश अपॉन में r डैश। तो ये बनेगा बच्चों k q डैश के प्लेस पर 64q, r डैश के प्लेस पर बेटा 4r। इसे काटेंगे हम लोग यहां से बच्चे, तो ये आएगा 16 k q अपॉन r, और ये होता है बेटा स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल जो 10 वोल्ट दे रखा है। तो हमारा आंसर आएगा यहां से भी 160 वोल्ट। आप इसे एक्सप्लेनेशन तरीके से प्यारे बच्चों ऐसे कर दोगे, बाकी डायरेक्ट करना था बेटा तो आपको हमने सिखा रखा था v डैश इक्वल टू n की पावर 2/3 स्मॉल v। ठीक है बच्चों, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सवाल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। हमने यहाँ पे आपको टेस्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक के सवाल भी दे रखे हैं, मतलब एक आध सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी आएगा, करंट का भी आएगा, मैग्नेटिज्म का भी सवाल आएगा। अच्छा बच्चों, तो आगे बढ़िए, देखिए भाई अब पहुंचते हैं आगे, सवाल नंबर 33। देखिए बेटा 33 में क्या बोला गया, सवाल को आप पढ़िए पहले ध्यान से बेटे। 33 में ये बोला गया है कि
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है किसी ऑप्टिकल मीडियम का कैसे चेंज होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज करने के लिए बेटा पहली बात तो क्या है, अगर मीडियम का नेचर बदल जाएगा, अगर ग्लास है तो उसका बेटा अलग होता है, पानी का अलग होता है, एयर का अलग होता है ना भाई। हर ऑप्टिकल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का नेचर बदलने पे बदल जाएगा, पहली बात सही है। तो दूसरा बोला गया कि दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस के हिसाब से। तो प्यारे बच्चों आपने साइन आई अपॉन साइन आर क्या पढ़ा है, म्यू टू अपॉन म्यू वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट स्नेल्स लॉ। जैसे बेटा आई बदलेगा वैसे बच्चों यहाँ पे आर भी बदल जाएगा। तो फिलहाल ये आई के हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड नहीं करेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। यहां बेटा तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, कलर ऑफ द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का बेटा अगर कलर आएगा ना, यानी कि देखिए बेटा विबग्योर, ये देखो बच्चा विबग्योर, इनमें क्या होता है बेटा, इस तरफ जाने पे लेमडा का वैल्यू बेटा बढ़ता है, और किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वेवलेंथ पे डिपेंड बेटा कैसे करता है, म्यू इक्वल टू ए प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर प्लस सी बाई लेमडा की पावर 4 है ना बेटा। तो जो म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो बेटा वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, वो भी करता है बेटा इनवर्सली, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कलर पे डिपेंड करेगा किसी मीडियम का। ओके बच्चों, तो यहां पे हमारे पास क्या ऑप्शन मिलेगा बेटा, हमको 1 और 3 सही है बेटे, 1 और 3 ऑप्शन आपका सही है इसमें। बच्चों आगे बढ़िए। थर्टी फोर में बेटा क्या बोला गया है कि 34 में बेटा ये बोला गया है कि एक स्टोन है बेटा, एक पत्थर है, उसको रस्सी से बांध के घुमाया जा रहा है। तो क्या होगा, उस स्टोन को रस्सी से बांध के घुमाया जा रहा है बेटा, कैसे, यहां पे आर हमें दे रखा है 0.80 मीटर लॉन्ग है रस्सी, सर्कल कांस्टेंट स्पीड ऑफ 14 रिवोल्यूशंस इन 25 सेकेंड्स। प्यारे बच्चों 25 सेकेंड्स में 14 चक्कर लग रहे हैं, तो एक सेकेंड में कितने चक्कर लगेंगे बेटा, 14 अपॉन में 25, ये होंगे एक सेकेंड में चक्करों की संख्या 14/25। ठीक है बच्चों, तो अब ध्यान दीजिए आप लोग बच्चा, यहां से ये होगी हमारी फ्रीक्वेंसी, ये बेटा हो गया हमारा नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड, ये हो गया हमारा बेटा फ्रीक्वेंसी 14/25। बढ़िया। अब आपको निकालना है एक्सीलरेशन इसका बेटा, तो a इक्वल टू आप लगा दीजिएगा r ओमेगा स्क्वायर, और यहां बेटा r तो r रहेगा, ओमेगा होता है 2πf इसका बेटा स्क्वायर, और यहां पे आप जब बेटा डालेंगे सारी वैल्यूज तो हमारा ये वाला आंसर मैच कर जाएगा, डी ऑप्शन 34 का डी ऑप्शन हमारा प्यारे बच्चों मैच करेगा। बढ़िया। देखिए सारे सवाल आपको समझने पड़ेंगे, ये सवाल सर्कुलर मोशन का है, और सर्कुलर मोशन का एक सवाल तो आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। यहां ये बच्चे 35 फोकल लेंथ ऑफ लेंस, बोल रहे हैं कि फोकल लेंथ रेड और वायलेट कलर में से किसकी ज्यादा होती है, कैसे वेरी करती है बेटा। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या था भाई, लेंस मेकर फॉर्मूले में 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/में r1 माइनस 1/में r2। ये होता है बेटा किसी लेंस में लाइट की फोकल मतलब लेंस की फोकल लेंथ का फॉर्मूला। ओके बच्चों, तो यहां से म्यू हो गया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एफ हो गया फोकल लेंथ। अब प्यारे बच्चों यहां से हमने आपको दिखाया था कि विबग्योर अगर बात करें तो विबग्योर में बेटा क्या होता है, इस तरफ जाने पे लेमडा बढ़ता है तो म्यू का बेटा वैल्यू घटेगा, जिसका म्यू कम होगा उसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे रेड कलर का फोकल लेंथ वायलेट कलर से ज्यादा होगा, रेड कलर का फोकल लेंथ वायलेट कलर से बेटे ज्यादा आएगा। अच्छा भाई, तो 34 का हमारे पास है बेटा बी ऑप्शन। अब बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, 36 वाला सवाल भी अच्छा सवाल है बेटा, पोटेंशियल का सवाल बेटा है, और इस सवाल को भी थोड़ा आपको सॉल्व करना पड़ेगा बेटे। पोटेंशियल का फॉर्मूला अगर आपको आता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेक्टर है या स्केलर है, अगर इतनी बात आपको बेटे आती है तो आप आराम से सवाल को सॉल्व कर दोगे बेटा। आइए देखिए यहां पर 36 है बेटे, 36 वाला जो सवाल है आपका, देखो
यहां बोला गया बेटा कि हमें सेंटर पे पोटेंशियल जीरो करना है, सेंटर पे नेट पोटेंशियल जीरो लाना है बेटा, ये सवाल में बोला गया है। तो पूछना है कि जो Q4 वाला चार्ज है इसकी वैल्यू क्या होगी, Q1 Q2 और Q3 की वैल्यू बेटा आपको गिवन है। ये सेंटर से हर कॉर्नर की दूरी बेटा मान लो r है, स्मॉल r बेटा मान लो, तो सेंटर और इसकी बेटा आंसर भी आएगा, इस r का आंसर आएगा a/√2। भाई कैसे आएगा a/√2, बेटा जो पूरा होता है डायगोनल स्क्वायर में होता है a√2 का, उसका बेटा हाफ कर दे तो ये हमारा आएगा a/√2। खैर हम इस a/√2 को r मान लेंगे कि अपने जो वैल्यू पुट करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत ना है, इसलिए बस। अब यहाँ पे नेट पोटेंशियल जो बेटा है वो चारों कॉर्नर के पोटेंशियल का सेंटर पे जो आंसर आएगा बेटा उसका सम होगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पे जो v1 है ये आएगा k q1 अपॉन में r, k q2 अपॉन में r, k q3 अपॉन में r, k q4 अपॉन में r इक्वल टू 0 बेटा। तो यहाँ से r सब में सेम है, इसको बेटा हम एलसीएम में भेज देंगे 0 हो जाएगा, तो बचेगा k q1 और q1 कितना है भाई 1 है बेटा, k q2 कितना बेटा है, q2 यहाँ पे हमारे पास 4 दे रखा है, एंड q3 इज व्हाट, q3 दे रखा है बेटे 8 का, और q4 हमें बेटा निकालना है इक्वल टू 0 कर लिया। अच्छा भाई तो यहाँ से देखिए बेटे ये k 4 के 5 के और ये 13 के, तो यहाँ आ गया 13 माइक्रो गुलाम, और k बेटा यहाँ लगा हुआ है, इसे भेज देंगे उस तरफ हम लोग, तो माइनस में k q4। अच्छा भाई तो यहाँ बेटा ये कट जाएगा। देखिए जहाँ चार्ज का बेटा जो वैल्यू आया है q4 कितना रखा है 13 माइक्रो गुलाम, तो चार्ज 4 का वैल्यू आया है बेटा 13 माइक्रो गुलाम आ रखा है, तो ये हमारा बेटा इसका आंसर हो जाएगा 36 का ए वाला आंसर, राइट। देखिए ये सवाल टफ नहीं है बेटे, बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है बस। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। थर्टी 36 के बाद में बताइएगा 37। 37 क्या है प्यारे बच्चों, यहां पे ये बोला गया है कि एक एसी ऑल्टरनेटिंग करंट का सवाल आ गया बेटा। एसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी हमें दे रखा है बेटा 50 हर्ट्ज का, और ये इसका बेटा है इंडक्टेंस L, और आपको निकालना है बेटा इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना है, आपको निकालना है बेटा XL, ये बेटा होता है ओमेगा L 2πfL, राइट बच्चों। सारी वैल्यूज आपको पता है, 2 पता है, पाई का वैल्यू 3.14 होता है बच्चे, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज का है, तो इसका आंसर आएगा 0.314 ओम। बढ़िया बेटा। आइए 38 क्या है कि 2 सोर्स व्हेन साउंडेड साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस 4 बीट्स इन 0.25 सेकेंड्स। तो हमको निकालना है फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, हमको उन सोर्सेज की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस निकालना है बेटा। तो फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है वो होता है नंबर ऑफ बीट्स इन पर सेकेंड, समझ रहे हो बेटा। तो यहाँ पे आपको 0.25 सेकेंड दे रखा है बेटा, 0.25 सेकेंड में कितने बीट बन रहे हैं बेटा 4 बन रहे हैं। तो बताओ 1 में कितना बनेगा, 1 में बनेगा बेटा 4 अपॉन में 0.25, तो यहाँ बेटा जाएगा ऊपर, इसका आंसर आएगा बेटा 16। तो उन दोनों सोर्स की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस प्यारे बच्चों 16 आएगा, ठीक है भाई। तो ये देखिए सवाल सारे आसान है बेटा, बस ये है कि तुम्हें पढ़ना पड़ेगा सारे कॉन्सेप्ट्स को। अच्छा भाई आइए 39, 2 पर्सन्स बेटा हैं ऑन द सरफेस ऑफ मून कैन नॉट टॉक टू ईच अदर, यस, बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर एंड साउंड वेव रिक्वायर मीडियम, देयर इज नो मीडियम सो दे कांट टॉक, गपशप नहीं कर पाएंगे बेटा वो। फिर क्या बोला गया है, इसका रीजन क्या है, देयर इज नो एटमॉस्फेयर, यस, बड़ी अच्छी बात है बेटा। तो यहाँ पे असर्शन भी सही है और आपका रीजन भी सही है, तो 39 में दोनों सही है बेटा। और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, तो 39 का ए आंसर हमारा चलेगा बेटा, 39 का ए आंसर चलेगा बेटे, 39 में ए आंसर, 39 का ए बेटा आइएगा। 40 चलिए बेटा, इसके बाद में आइएगा 40 पर। 40 भी असर्शन का सवाल है कि ट्रांसवर्स वेव आर नॉट प्रोड्यूस इन लिक्विड्स एंड गैसेस। वह ट्रांसवर्स वेव जो होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स रिक्वायर मीडियम्स which have rigidity like wire and stretch membrane on the water surface also.
ट्रांसवर्स वेव कैन प्रोड्यूस ऑन द वाटर सरफेस बट ट्रांसवर्स वेव्स कैन नॉट पासेस थ्रू द फ्लूइड्स। बेटा वो लिक्विड्स से गैसेस से पास नहीं करते हैं। अच्छा, तो ये बात ठीक है बेटे। यहाँ पे क्या बोला गया है कि लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। यस बेटा, लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव, वेरी नाइस। लेकिन लाइट वेव्स जो होती हैं वो तो लिक्विड और गैस दोनों से प्रोड्यूस पास कर पाती हैं, क्योंकि बेटा लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑल्सो, है ना। तो ध्यान देना बेटा, लाइट वेव्स ट्रांसवर्स होती हैं लेकिन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी होती है, जिसकी वजह से वो सब कहीं पास कर पाती हैं। दे डोंट रिक्वायर मीडियम। बढ़िया बच्चों, तो इसका क्या है बेटा, एसेसन सही है और हमारा जो रीजन है वो भी सही है, लेकिन रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका बेटा हमारे पास बी आंसर आएगा। 30 यानी 40 का बेटा बी आएगा कि रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। बेटा यहां आइएगा 40 के बाद में, 40 के बाद बच्चों आइएगा 41 किरचॉफ सेकंड लॉ एनर्जी कंजर्व को फॉलो करता है एंड फर्स्ट लॉ चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करता है। ध्यान देना बेटा, किरचॉफ सेकंड लॉ फॉलोज, ये सवाल आपके एग्जाम में रिपीट कर चुका है बेटा। तो किरचॉफ सेकंड लॉ फॉलोज एनर्जी कंजर्वेशन, किरचॉफ सेकंड लॉ फॉलोज एनर्जी कंजर्वेशन एंड 42 बेटा आइएगा, चार्ज पार्टिकल मूव विद वेलोसिटी v इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। तो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय पार्टिकल, पार्टिकल पे भाई किसी मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स क्या लगता है, F इक्वल टू QVB साइन थीटा। अब ये बेटा फोर्स कब लगेगा, यहाँ पे 4 कंडीशन हैं, जरा इनको ध्यान से पढ़िए आप लोग। पहला क्या बोला गया है, ऑलवेज जीरो, गलत बात। जीरो होता है कुछ सर्कमस्टेंसेस बेटे, कुछ जो उसकी है मेन कंडीशंस वहां जीरो होता है। जीरो इफ बी एंड वी आर इंक्लाइन, गलत बात। यहां पे अगर थीटा जीरो होता है बेटा या थीटा 180 आता तब जीरो होता। जीरो इफ बी एंड वी आर परपेंडिकुलर, गलत है बेटा, डी ऑप्शन, हाँ ये सही है भाई। तो 42 का डी आंसर आपका सही है। फोर्स जीरो कब होगा, जब v और b दोनों पैरेलल होंगे बेटे। तो 42 हो गया। अब चलो भाई बढ़ते हैं आगे 43 पे। 43 सर्किट का सवाल आ रखा है बेटा, और सर्किट का सवाल तुम्हारे यहां डेफिनेटली आएगा बेटा, ध्यान देना आप लोग, डेफिनेटली आएगा बेटा। 43 सवाल जो है ये है सर्किट का बेटा, और ये डेफिनेट आएगा आपके एग्जाम में। इस सर्किट को आप ध्यान से देखो बेटा, तो तुम्हें क्या महसूस हो रहा है, आप लोग अगर यार ये सर्किट बड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। आप पहले इतने सर्किट को ध्यान दो, बस इतने सर्किट ध्यान दो बेटा। ये बन रहा है सर्किट व्हीट स्टोन ब्रिज टाइप का। इसका और इसका जो रेशियो आएगा 4 और 6 का बेटा जो रेशियो आएगा वो 2/3 आएगा। यहां पे 6 और 9 का बेटा जो रेशियो आएगा, 6 और 9 का रेशियो ये भी बेटा 2/3 आएगा। तो इन दोनों का रेशियो सेम है प्यारे बच्चों, तो ये वाला हमारा सर्किट यहां से रेजिस्टेंस कट जाएगा। अब ये 4 और ये 6 ये हमारे बन गया बेटा सीरीज में, इनका आंसर आएगा 4 और 6 का बेटा जो आपका आंसर आएगा वो 10 ओम आएगा। यहां पे जो 6 और 9 है बेटा, 6 और 9 इनका बेटा आंसर आएगा 15 ओम, बिकॉज ये भी हैं सीरीज में लगे हुए। अब ये 15 ओम और यहां से जो 10 ओम आएगा ये बेटा होंगे पैरेलल में, तो इनका हम निकालेंगे बेटा पैरेलल। तो 1/10 और 1/15 बेटा यहाँ पे एलसीएम 30, तो 10 3 जा 30, 15 2 जा 30, यहाँ से आरपी बेटा आपको निकलेगा 30/5 6 ओम। बेटा इनका जो आंसर हमारा आ गया इस सर्किट का वो आ गया 6 ओम का। इतने सर्किट का आंसर आ गया रेजिस्टेंस का 6 ओम का। ये 6 ओम इस 12 से जुड़ेगा बेटा सीरीज में, तो इसका आंसर आ गया बेटा हमारा 18 ओम। 12 और 6 हो गया बेटा 18 ओम, और ये 18 ओम इस वाले 18 ओम से पैरेलल में लगेगा। तो ये फाइनल हमारा जो आंसर आएगा बेटा ये आएगा बेटा पैरेलल में 18/2 यानी कि 9 ओम। इसका बेटा जो आंसर है वो डी वाला आंसर है बच्चे। 43 का हमारा डी वाला आंसर सही है। 44 आइए बच्चा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सवाल एक बार एनडीए में 2 सवाल आए थे बेटा, और लगातार सवाल आ रखे थे। तो यहां पे 44 का सेंटर ऑफ मास, अगर यहां बेटा स्फीयर आपका है सॉलिड तो इसका होता है 2/5 m²
अगर होता हॉलो स्फीयर तो वहां बनता 2/3 mr², यहां बेटा बनेगा 2/5 mr²। ओके बच्चों, 44 के बाद बेटे आगे बढ़िएगा 45। जब सवाल को ध्यान से पढ़ो बच्चा, यहां क्या बोला गया है कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जरा कुछ बातें हैं, गौर कीजिएगा इन्हें बेटा आप लोग। बातें ये बेटा है कि क्या पहला बोला गया है कि मैग्नेटिक फील्ड नेवर एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। बेटा करता है फोर्स, तब नहीं करता है जब थीटा 0 हो या 180 डिग्री हो, बाकी करता है बेटा। तो बेटा ये जो गलत हो गया भाई। दूसरा क्या बोला गया है, ऑलवेज, ये भी गलत है भाई, बेटा हमेशा नहीं करता है ना भाई, कभी कभी करता है। थर्ड क्या है बेटा कि एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इफ इट मूविंग अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड। अक्रॉस का मतलब ये हो गया है कि पार्टिकल जो बेटा इसको पार करे, है ना, तो एंगल ना तो 0 बनेगा और ना बेटा बनेगा 180। तो वो जो एंगल बनेगा उस एंगल पे फोर्स लगेगा, तो ये सही है भाई। बेटा फोर्थ क्या बोला गया कि एक्सर्ट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इफ इट मूविंग अलोंग द फील्ड। बेटा ऐसे केस में थीटा 0 हो जाएगा तो फोर्स आएगा 0, तो ये भी बेटा गलत है। ओनली 3 सही है, बस ओनली 3 यहां पे सही है बेटा। तो ये हमारे फिजिक्स वाले पोर्शन के बेटे सवाल हो रहे हैं, और ये सारे सवाल बेटे बड़े आसान थे। और बाकी बेटा जो केमिस्ट्री बायो के सवाल हैं वो भी आपको मिलेंगे सोल्यूशन में। फिजिक्स के सवाल ये सभी बेटा कर देंगे एक्सप्लेन, और हमें बेटा ऐसी उम्मीद है कि इन सवालों की हेल्प से आपको बहुत सहायता मिलेगी। एटलीस्ट आप समझोगे कि कॉन्सेप्चुअल सवाल आपके एग्जाम में कैसे आएगा, आपकी मेहनत कैसी है ना। आप खूब पढ़ो बच्चों, ध्यान दो, एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रख के आप सवाल लगाइए। ठीक है बेटा, जय हिंद, गुड लक, ऑल द बेस्ट। Good morning everyone, my name is Taranum Khan. I am faculty of Doon Defense Academy. Hopefully आपके मॉक टेस्ट काफ़ी अच्छे चल रहे होंगे। आज यहाँ सॉल्यूशन है मॉक टेस्ट 1 का, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री का। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव। एज वी नो कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं सब शेल्स के फॉर्म में, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। अब जैसे कि यहाँ पर दिया है कॉपर 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, और यहाँ पर 2 पॉजिटिव लिखा है, इसका मतलब कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है, और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लास्ट वाले सबशेल से डोनेट होते हैं। 4s2 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी लास्ट की 3d9। इसके अकॉर्डिंग आंसर होगा डी। लेकिन यहाँ पे AR भी लिखा है, AR का मतलब होता है आर्गन, जो कि एक नोबल गैस है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 18। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इसके फॉर्म में करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 होती है, जो कि बिल्कुल सेम है यहाँ तक। अब क्योंकि इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है और ये एक नोबल गैस है, तो यहाँ तक सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से यहाँ पर हमने इससे पहले लिख दिया है AR, सिंबल ऑफ आर्गन। करेक्ट आंसर विल बी डी। AR मीन्स आर्गन, 3d9। Next question is, highest percentage of nitrogen is found in which of the following fertilizers among the given option? First है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट एंड यूरिया। परसेंटेज अगर किसी भी एलिमेंट की फाइंड आउट करनी होती है तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट लिखते हैं, इधर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन, देन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। अब हमें हर एक एलिमेंट का मास पता होना चाहिए, तभी हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। पहला दिया है कैन का केमिकल फॉर्मूला है CaNO3 का होल ट्वाइस NH4NO3। अगर हम इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं
तो कैल्शियम का होता है 40 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस ऑक्सीजन का 16, 3 इंटू 16 होल मल्टीप्लाई बाय 2, देन प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस 4 इंटू 1 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस 3 इंटू 16 ऑफ ऑक्सीजन है। अब इसको अगर ओवरऑल कैलकुलेट करते हैं तो इसका ओवरऑल मॉलिक्यूलर वेट आता है 230 ग्राम पर मोल। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के एलिमेंट्स कितने हैं, यहाँ पर से देखें, अंदर बेस होगा 1, तो 2 1 ज़ा 2 यानी कि 2 नाइट्रोजन हो गए अंदर, देन बाहर प्लस 1 नाइट्रोजन, देन इधर प्लस 1 नाइट्रोजन। ओवरऑल नाइट्रोजन कितने हैं 4, एंड अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं सो 4 इंटू 14 इज इक्वल्स टू 56 ग्राम पर मोल। सो मॉलिक्यूलर वेट कैन का आया है 230 और नाइट्रोजन का कितना है 56। अब अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पे परसेंटेज में पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू 56 अपॉन 230 इंटू 100 इज इक्वल्स टू अराउंड 23.4%। लाइक दिस अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NH4NO3। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है तो यानी कि 2 इंटू 14 28 ग्राम पर मोल। हाइड्रोजन कितने हैं, अब अगर हम इसका कंपाउंड का निकालें, अमोनियम नाइट्रेट का पूरा निकालें तो नाइट्रोजन का 14 प्लस 4 इंटू 1 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस 3 इंटू 16। अब अगर हम इसका ओवरऑल निकालेंगे तो कितना आएगा 14 प्लस 4 प्लस 14 प्लस 48 यानी कि अराउंड 80 ग्राम पर मोल। तो अगर हम इसका परसेंटेज निकालेंगे लाइक द सेम ऑफ दिस तो क्या आएगा, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू 28 अपॉन 80 इंटू 100 जो कि आएगा अराउंड 35%। इसी तरीके से कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है CaNO3 का होल ट्वाइस। अब इसका भी अगर हम पूरा का पूरा ओवरऑल सेम तरीके से कैलकुलेट करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितने दे रखे हैं 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा इसका 28, और पूरे कंपाउंड का अगर हम देखें तो मॉलिक्यूलर वेट क्या आएगा 40 प्लस 14 प्लस 3 इंटू 16 होल ट्वाइस। अब इसे अगर हम ओवरऑल कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा आता है अराउंड 40 प्लस 14 प्लस 3 6 18 3 48 इंटू 2। सो ये अराउंड ओवरऑल कैलकुलेट करके आएगा 164। अब इसकी परसेंटेज अगर हम निकालें तो 28 अपॉन 164 इंटू 100 अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है अराउंड 17.07%। सो इसकी कितनी हो गई 17.07, और कैल्शियम नाइट्रेट की कितनी थी कैल्शियम नाइट्रेट थोड़ा सा करना पड़ेगा क्योंकि मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर अमंग द गिवन ऑप्शन। अगर हमें किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी होती है तो इसका फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ठीक है, अब पहला हमें दिया है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी कि कैन।
अब इसका अगर हम मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो इसका हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है CaNO3 का होल ट्वाइस NH4NO3, जहाँ पर कैल्शियम का होता है 40 एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16, नाइट्रोजन का अगेन 14, हाइड्रोजन का 1। अब इस तरीके से अगर हम इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं तो 40 प्लस 14 प्लस 3 इंटू 16 इंटू 2 प्लस 14 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 14 प्लस 3 इंटू 16। अगर हम इसको ओवरऑल कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 230 ग्राम पर मोल। और नाइट्रोजन अगर हम यहाँ काउंट करते हैं तो यहाँ पे है 1 और यहाँ लिखा है 2, तो 2 नाइट्रोजन 3 एंड 4, सो 4 इंटू 14 इज इक्वल्स टू 56 ग्राम पर मोल। अब अगर हम परसेंटेज में वैल्यू पुट करें, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू 230 अपॉन 56 अपॉन 230 इंटू 100 इज इक्वल्स टू, अगर इसको कैलकुलेट करें तो अराउंड वैल्यू आती है 23.6%। लाइक दिस अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला है NH4NO3, जिसमें 2 नाइट्रोजन है। तो अगर हम परसेंटेज निकालें नाइट्रोजन की तो कितना आ जाता है 28, और इसको अगर हम ओवरऑल कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 80 इंटू 100 अराउंड 35%। तो ये हो गया 23.6%। अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट 35%, अमोनियम नाइट्रेट 35%, कैल्शियम नाइट्रेट लाइक दिस वे। कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है CaNO3 का होल ट्वाइस। अगर इसका हम ओवरऑल कैलकुलेट करते हैं तो इसका परसेंटेज आता है 17.07, एंड यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। इसका अगर कैलकुलेट करें तो इसका आता है अराउंड 46.6%। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज आता है यूरिया का, इसलिए यूरिया विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड विच व्हेन वी पास क्लोरीन इनटू स्लेक्ड लाइम। अब स्लेक्ड लाइम क्या होता है, जिसे बुझा हुआ चूना बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। क्लोरीन गैस से अगर हम इसको पास कराएं यानी कि Cl2, तो हमें मिलता है CaOCl2 प्लस H2O। अब CaOCl2 को हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। So answer will be C, bleaching powder. Then next 49 question is which of the following cell organelle function as storehouse of digestive enzyme। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा है कि सेल ऑर्गेनेली यानी सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज होती हैं उन सभी ऑर्गेनेलीज में से कौन सी ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है। तो सबसे पहले दिया है डेस्मोसोम, जो कि कोई ऑर्गेनेली नहीं है, ये एक ऑर्गेनिज्म है प्रोटिस्टा ग्रुप का। सेकंड है राइबोसोम। राइबोसोम एक ऑर्गेनेली है बट प्रोटीन फैक्ट्री है। 2 यूनिट्स में, 2 स्मॉल यूनिट्स में ये प्रेजेंट होती है। थर्ड है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स एक बबल लाइक अपीयरेंस होती है जो गोल्जी बॉडी बनाती है। इसमें चीज़ें स्टोर होती हैं, प्लांट में थोड़े लार्ज साइज की होती है। लास्ट बोला है लाइसोसोम। लाइसोसोम ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंजाइम कंटेन करते हैं जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अगर सेल को ये पाते हैं कि भाई वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है तो ये अपने आप को बर्स्ट कर लेते हैं और इनके एंजाइम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि पूरे सेल को ये किल कर देते हैं। इसलिए बोला है डाइजेस्टिव एंजाइम किस में प्रेजेंट होते हैं, तो आंसर विल बी डी, लाइसोसोम। लास्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ मसल फाइबर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज। अब मसल फाइबर पूछी है
एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में। एलिमेंट्री कैनाल किसे बोलते हैं? जो डाइजेस्टिव कैनाल होती है, यानी कि माउथ टू एनस, जिसमें हमारा प्रॉपर फूड का डाइजेशन कंडक्ट होता है। अब प्रॉपर डाइजेशन जब कंडक्ट होगा तो ऐसी मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप वर्क करती हैं। ऐसी मसल्स जो कंट्रोल में नहीं होती उनको बोला जाता है स्मूथ मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स। इसीलिए आंसर विल बी ए, स्मूथ मसल फाइबर। रेस्ट इसमें आपको दूसरा दिया है स्ट्राइप्ड मसल। स्ट्राइप्ड मसल का मतलब होता है कि मसल्स में बैंड फॉर्मेशन होना, यानी कि उन बैंड्स में प्रोटीन प्रेजेंट होना जो कि मूवमेंट के लिए चाहिए। तो मूवमेंट के लिए हमेशा वो मसल स्केलेटन में प्रेजेंट होती है। थर्ड है कार्डियक मसल फाइबर। कार्डियक का मतलब होता है काफ़ी थिक मसल जो कि हार्ट में प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि हार्ट पंपिंग का प्रोसेस करता है जिसके लिए उसको काफ़ी थिक मसल्स चाहिए होती हैं। So correct answer will be A here. So now this is the solution of mock test 1. I hope कि सारे डाउट्स आपको क्लियर हो गए होंगे mock test 1 के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, and good luck for your exams. हेलो बेटा, जय हिंद। मैं फैकल्टी ऑफ जीएस मनोज बालियान, दून डिफेंस एकेडमी। आप लोगों के जो मॉक टेस्ट चल रहे हैं आने वाले 4 सितंबर को जो एनडीए का एग्जाम है, उसके लिए बेटा जो मॉक टेस्ट 1 हुआ था 100 क्वेश्चंस का, उसका मैं सॉल्यूशंस आपके लिए जीएस के सेक्शन का लेकर आया हूँ। और क्योंकि कई सारे बच्चों को डाउट्स रहते हैं तो ये सॉल्यूशन है बेटा। और हर एक जो हमारे मॉक टेस्ट है सबके सॉल्यूशंस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में जो है मिलेंगे। तो सभी बच्चे जो हैं आंसर्स को चेक करने के लिए और अपने आप को जज करने के लिए आप लोगों के कितने मार्क्स आए हैं आपका चेक कर सकते हैं। हमारा जो डीडीए का प्लेटफॉर्म है उस पर। क्लियर? तो मैं बेटा क्वेश्चन नंबर 51 से ये स्टार्ट करूं जीएस का सेक्शन आपका। देखेंगे बेटा ध्यान से। तबीयत थोड़ी खराब है, हो सकता है बीच में खांसी वासी हो, तो डोंट वरी, लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 बेटा, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर मेड द फेमस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में प्रसिद्ध उद्देश्य संकल्प या उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? बेटा आप सब लोग को पता है जब हमारा संविधान बनना शुरू हुआ था तो जो हमारे संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू जी थे वो जो है 13 दिसंबर बेटा 1946 को जो है एक उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे, उद्देश्य रेजोल्यूशन लाए थे, जिसको बेटा संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को जो है पास किया था। और जो 1947 को पास होके बेटा आपका प्रीएम्बल बना था। क्या बना था बेटा? प्रीएम्बल बना था। क्या बना था बेटा? प्रीएम्बल। प्रीएम्बल को हम हिंदी में कहते हैं बेटा प्रस्तावना। क्या कहते हैं? प्रस्तावना। तो इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था बेटा? आपका जवाहरलाल नेहरू ने। किसने इंट्रोड्यूस किया था बेटा? जवाहरलाल नेहरू ने। हमारे संविधान में प्रस्तावना होना चाहिए, ये आइडिया बेटा हमने यूएसए से लिया था। और आपका जो लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, Which one of the following statement is incorrect? गोवा अटेंड फुल स्टेटहुड इन 1987। बेटा जो गोवा है हमारे साउथ इंडिया में, आपका वेस्टर्न कोस्ट में, अरेबियन सी के महाराष्ट्र के नीचे और कर्नाटक के ऊपर बीच में स्थित है। ये यहाँ पे हमारा स्टेट है गोवा। कौन सा स्टेट है बेटा? गोवा। गोवा में जो है बेटा आपका गोवा आपका पोर्टुगीज के अंडर था। किसके अंडर था? पोर्टुगीज के अंदर था, पुर्तगालियों के अधीन था। पोर्टुगीज बेटा इंडिया में सबसे पहले आते और सबसे लास्ट में गए थे। गोवा को गोवा को बेटा 1961 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पुलिस एक्शन के द्वारा अपने कब्जे में लिया था। ठीक है, लेकिन गोवा को पहले यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। क्या बनाया गया था? यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। और गोवा के साथ में बेटा जो दमन दीव है, जो कि आपका दमन दीव है, वो भी उसी के साथ में अटैच था। उसको 56 अमेंडमेंट एक्ट करके 1987 में अलग कर दिया गया था और गोवा को जो है स्टेट का स्टेटस दे दिया गया था। तो गोवा अटेंड द फुल स्टेटहुड इन 1987। बेटा गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, ये बात बिल्कुल सही है। ड्यू इज एन आइलैंड इन द गल्फ ऑफ खंबात, ये बात बिल्कुल सही है। बेटा गुजरात के साउथ में, महाराष्ट्र के वेस्ट में बेटा जो दमन एंड दीव है वहीं पे आइलैंड है, ये बात भी बिल्कुल सही है। अब ये कह रहे हैं कि दमन एंड दीव वर सेपरेटेड फ्रॉम गोवा बाय 56th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बेटा जो 56 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था ये 1987 में हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग आपका दमन एंड दीव को गोवा से सेपरेट कर दिया गया था। क्लियर? और गोवा को स्टेट बना दिया गया था।
ये बात भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है दादरा एंड नगर हवेली वर अंडर फ्रेंच कॉलोनियल रूल टिल 1954। दादरा और नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। बेटा जो दादरा और नगर हवेली थे वो पोर्टुगीज के अंडर रहे। किसके अंडर रहे बेटा? पोर्टुगीज के अंदर रहे, पुर्तगालियों के अंदर रहे, जिसकी वजह से आपका इसने पूछा आपका कौन सा एक गलत है, रॉन्ग पूछा है बेटा, इनकरेक्ट पूछा है। तो जो डी है बेटा ये आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि पोर्टुगीज के अंडर था, न कि आपका फ्रांसीसियों के अंडर। क्लियर? तो इसमें बेटा डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे बेटा आपका ये 52 है। अब हम चलेंगे 53 नंबर क्वेश्चन पे। इस पे चलेंगे 53 नंबर पे बेटा। अगर हम 53 नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे बेटा 52 53 ये आ गया बेटा 53 नंबर क्वेश्चन। यहां देखिए बेटा, निम्नलिखित में से किस एक विधेयक को संसद के दोनों सदनों में पारित करना होता है? क्वेश्चन ये है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल इज नेसेसरी टू पास इन ईच एंड एवरी इन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? बेटा एक ऑर्डिनरी बिल है, एक मनी बिल है, एक फाइनेंस बिल है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है। जो बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है, संविधान संशोधन विधेयक, उसको पार्लियामेंट के दोनों हाउस में पास करना मैंडेटरी होता है। अगर किसी भी एक हाउस में पास नहीं होगा तो बिल को पास नहीं माना जाएगा, बिल लैप्स हो जाएगा। क्लियर? तो डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर डिसाइडेड द इंग्लिश एज द अल्टीमेट रूलर्स ऑफ इंडिया? बेटा रिवोल्ट ऑफ 1857 तो बहुत बाद की बात है। सबसे पहले ब्रिटिश अथॉरिटी ने 1757 में बैटल ऑफ प्लासी लड़ा था। बैटल ऑफ प्लासी में बेटा सिराजुद्दौला को हराया था, बंगाल के नवाब को, और उसको हरा के उसकी जगह उसके आर्मी कमांडर मीर जाफर को जो है नवाब बना लिया था, क्योंकि मीर जाफर ने अंग्रेजों की हेल्प की थी बैटल ऑफ प्लासी को जीतने के लिए। क्लियर बेटा? पक्का? अब जो बैटल ऑफ प्लासी है बेटा वो बंगाल में हुआ था, और बैटल ऑफ बक्सर आपका बिहार में हुआ था। आपका बैटल ऑफ बक्सर हुआ आपका, ये यहाँ पे है नहीं, आपका बैटल ऑफ बक्सर हुआ आपका 1764 में। जो बैटल ऑफ बक्सर है बेटा, बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिश अथॉरिटी ने ट्रिपल इंडियन किंग के अलायंस को डिफीट किया था, जिसमें एक तो बेटा जो दिल्ली के मुगल एम्परर थे शाह आलम सेकंड, और एक आपका अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, और एक बेटा जो बंगाल के नवाब थे उनका नाम था आपका मीर कासिम। क्या नाम था? मीर कासिम। तो इन तीनों को हराया था। इसके बाद जो है ब्रिटिश अथॉरिटी को जो है लग गया था कि इंडिया में अगर हम आपका ट्रिपल इंडियन किंग के अलायंस को एक साथ डिफीट कर सकते हैं तो वी आर द अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वी कैन वॉन इंडिया, हम भारत को जीत सकते हैं। तो इसका जो आंसर जाएगा बेटा बी फॉर बॉल। क्लियर? इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 55। ये कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी है? बेटा जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है, जिन्होंने आपका आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज की जो स्थापना की थी बेटा 1875 में, कौन से ईयर की बात है बेटा? 1875 की बात है बेटा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बेटा दयानंद सरस्वती जी ने की थी। किसने की थी बेटा? दयानंद सरस्वती जी ने। और दयानंद सरस्वती जी ने बेटा आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की थी, और इसके बाद आपका आफ्टर 2 ईयर इन 1877 आर्य समाज का मुख्यालय हेडक्वार्टर बेटा लाहौर में खोला था। जिस साल इंडिया में बेटा आर्य समाज की स्थापना आपका दयानंद सरस्वती जी ने की थी, उसी टाइम पे आपका लंदन में नहीं न्यूयॉर्क में बेटा यूएसए में, आपका यूएसए में 1875 में ही बेटा थियोसॉफिकल सोसाइटी, किसकी बात करें बेटा? थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिसको बेटा कर्नल अल्काट और मैडम ब्लावत्स्की ने स्टैब्लिश किया था। पूछा जा सकता है जो एनी बेसेंट थी बेटा इंडिया आई थी, जिन्होंने अडियार में हेडक्वार्टर खोला था थियोसॉफिकल सोसाइटी का, सी केम इंडिया एज अ मेंबर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिन्होंने बाद में आपका कांग्रेस को भी ज्वाइन किया, एंड सी बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इन 1917। नेक्स्ट बेटा इसके बाद तो इसका जो आंसर होगा बेटा 55 का आंसर होगा बी फॉर बॉल, सॉरी ए दयानंद सरस्वती। इसके बाद आता है बेटा 56 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड मैग्ना कार्टा? निम्नलिखित में से किसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? अंग्रेजी शिक्षा का बेटा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। बेटा सबसे पहली बात तो जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 आया था, उसको भी आपका मैग्ना कार्टा कहते हैं। भारत के संविधान का बेटा जो पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट, उसको भी बेटा मैग्ना कार्टा कहते हैं। ब्रिटेन में सबसे पहले 1215 ईस्वी बेटा मैग्ना कार्टा के नाम पे फंडामेंटल राइट्स को लागू किया था किंग जॉन ने। क्लियर? तो मैग्ना कार्टा का मतलब है जहां पे लोगों को कुछ स्पेसिफिक राइट्स दिए जाए, क्लियर, विशेष अधिकार दिया जाए, कुछ स्पेशल किया जाए, उसको मैग्ना कार्टा बोल देते हैं। क्लियर? तो बेटा जो चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था 1984 में, 1954 में बेटा मैंने गलत बोला, जो बेटा ये आया था
जो चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था बेटा, इसमें क्या हुआ था, आपका जो इंग्लिश थी, जो क्या थी बेटा, इंग्लिश थी। इंडिया में एजुकेशन जो है, इंडिया में एजुकेशन जो है इंग्लिश में देने की बात कही गई थी। तो इसी को जो है इंडिया में जो है इंग्लिश एजुकेशन का जो है मैग्ना कार्टा के नाम से जो है आपका जाना जाता है। और ये 1954 नहीं होगा बेटा, ये 1854 होगा। ये क्या होगा बेटा, 1854। तो ए इज द करेक्ट आंसर बेटा, 56 में ए आंसर। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 57, अ फेडरल सिस्टम एंड डायरकी एट द सेंटर वाज इंट्रोड्यूस्ड। बेटा संघीय व्यवस्था जो है केंद्र में कब लागू की गई? बेटा इंडिया में फर्स्ट टाइम आपका जो डायरकी सिस्टम आया, जो क्या आया बेटा, आपका डायरकी सिस्टम आया, वो 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम के द्वारा आया था। लेकिन 1919 में बेटा ये आपका प्रोविंस में आया था। किस में आया था बेटा? प्रोविंस में आया था, प्रांतों में आया था। कहां पे आया था बेटा? प्रांतों में आया था। फिर बेटा ये तो बात कर रहा है किसकी, सेंटर की, केंद्र की। तो जो 1935 का बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसमें आपका डायरकी सिस्टम को स्टेट से, प्रोविंस से रिमूव करके सेंटर में इंप्लीमेंट कर दिया गया था। तो बेटा सी इज द करेक्ट आंसर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज द करेक्ट आंसर। डाई मीन्स टू, आर्की मीन्स अथॉरिटी, शासन चलाने वाली दो अथॉरिटी आई थी बेटा 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। एक तो स्टेट में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर उसकी काउंसिल होती थी वो, और दूसरा आपका कैबिनेट जो होता था लेजिस्लेचर में, वो दोनों जो स्टेट में पावर को जो है गवर्न करते थे। दो अथॉरिटी थी शासन चलाने वाली। 58 बेटा, इन विच ऑफ द ईयर प्लान, इन विच 5 ईयर प्लान वाज द स्लोगन पॉवर्टी एलिवेशन, जिसको बेटा गरीबी उन्मूलन, जिसको जनरली आपका गरीबी हटाओ के नाम से भी बेटा जाना जाता है। किस नाम से बेटा? गरीबी हटाओ। किस 5 ईयर प्लान का जो है ये स्लोगन था, ये जो है जनरली पूछ लिया जाता है बेटा। ये बेटा 5th 5 ईयर प्लान का स्लोगन था। और 5th 5 ईयर प्लान का जो टाइम पीरियड था बेटा 1974 टू आपका 1978, 1974 टू 1978। वैसे टाइम पीरियड यहाँ पे 9 होना चाहिए था, 5 में 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। लेकिन आपका सेंटर में गवर्नमेंट चेंज हुई थी, प्लान को जो है पहले बंद कर दिया गया था। क्लियर? तो 1978 टू जो 80 रहेगा उसमें कोई प्लान नहीं था। जिस टाइम पीरियड को आपका यहाँ पे आपका प्लान हॉलिडे और रोलिंग प्लान हॉलिडे रहता है बेटा 1966 टू 69, 1966 टू 69, और 1978 टू 80 का जो टाइम पीरियड रहेगा जहां पे आपका छठी 5 ईयर प्लान आपका 2 बार लागू होगी सेंटर में गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से, उसको आपका रोलिंग प्लान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोलिंग प्लान, हिंदी में बोलते हैं अनवरत योजना काल। तो इसका जो आंसर था बेटा 5th 5 ईयर प्लान। और जो 5th 5 ईयर प्लान था बेटा इट वाज बेस्ड ऑन डीपी धर मॉडल, डीपी धर मॉडल। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। बेटा काकोरी कॉन्स्पिरेसी जो आपका यूपी में हुई थी, इसमें जिसने ट्रेन लूटी थी, वो अगस्त में 1925 में हुई थी। तो ये बिल्कुल सही है ईयर के हिसाब से मैचिंग। जो मुंडा रिवोल्यूशन है बेटा, मुंडा, बिरसा मुंडा, आप लोगों को पता होगा, ये जो हुआ था बेटा, जो मुंडा रिवोल्ट हुआ था, ये झारखंड में हुआ था। कहां पे हुआ था? झारखंड में हुआ था। ईयर बिल्कुल सही है। जो बेटा वेल्लोर म्यूटनी है, रेबेलियन है, वेल्लोर बेटा पड़ता है तमिलनाडु में। कहां पे पड़ता है बेटा? तमिलनाडु में। ये 1810 में ना होके बेटा 1806 में हुआ था। तो सी इज द करेक्ट आंसर। मतलब उसने गलत पूछा है, सी गलत है। जो डी है बेटा संथाल, कौन सा बेटा? संथाल जो रेबेलियन है वो 1855 में हुआ था बेटा, झारखंड और वेस्ट बंगाल वाला में, झारखंड। क्लियर? तो सी इज द आंसर, क्योंकि उसने क्या पूछा बेटा? रोंगली मैच्ड। इसका आंसर इसमें मैच होना चाहिए था 1806। इसके बाद आता है बेटा 60 में, चूज द इनकरेक्टली मैच फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। जो गलत मैच है वो चुनना है बेटा माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है 8848, जो आपका नेपाल में इसको सागर माथा बोलते हैं। क्लियर? तो ये एशिया में ये बेटा बिल्कुल सही है। नॉर्थ अमेरिका में एंडीज, बेटा एंडीज जो है नॉर्थ अमेरिका में नहीं है, वो आपका साउथ अमेरिका में है। इट्स अ वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। ये वर्ल्ड की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है। इसकी जो लंबाई है 8500 किलोमीटर से भी कुछ ज्यादा है, 8500 किलोमीटर। जो बेटा किलिमंजारो है ये आपका अफ्रीका में है, ये बिल्कुल सही है। और जो आपका आल्प्स है ये यूरोप में, साउथ यूरोप में, इटली के ऊपर। क्लियर? कई सारी कंट्रीज में है। तो बेटा
इसमें जो है बी जो है आंसर होगा, क्योंकि बी गलत है, उसने बेटा असंगत पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। एंडीज जो है बेटा साउथ अमेरिका में है, इसने दिया है नॉर्थ अमेरिका में, बी इज द आंसर। नेक्स्ट बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। बेटा अगर ये इंडिया है, एक बेटा वैसे ही का आइडिया बना रहा हूं, ये बन गया, तो ये जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है बेटा, इस जोन में जो हेल्थ इज नॉट गुड, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस बेटा, ये जो बेटा आपका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, इसमें जो बारिश होती है बेटा नवंबर दिसंबर में मेडिटेरेनियन सी से, भूमध्य सागर से जो गर्म हवा ऊपर उठ के आती है, वो बेटा जो जेट स्ट्रीम है उसके साथ आपका ईस्ट की ओर आती है। जब ईस्ट की ओर आती है, यहाँ पे बेटा तिबेटियन प्लेट्यू है, तिबेटियन प्लेट्यू से कोलाइड करके एक तो ऐसे चली जाती है और एक ऐसे मुड़ जाती है इंडिया की ओर, तो वो इधर आके जो है आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो है बेटा आपका नवंबर दिसंबर में विंटर्स में इंडिया में जो आपका जनरली रेनफॉल होता है। ठीक है भाई, तो सी इज द करेक्ट आंसर 61 में बेटा। 62 बेटा, विद रेफरेंस टू मैकोंग रिवर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बेटा जो मैकोंग रिवर है वो आपका चाहे तो आप तिब्बत कह लो या आप चाइना कह लो, तिब्बतियन प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है। ठीक है भाई, तिब्बत के पठारी बार से जो है इसका उद्गम होता है, बिल्कुल सही बात है। मेकोंग डेल्टा इज सिचुएटेड इन द सदर्न कंबोडिया, इन द सदर्न कंबोडिया। बेटा ये पॉइंट गलत है। जो मेकोंग रिवर है बेटा वो तिब्बत से जन्म लेके आपका जो लाओस तिब्बत के बाद आपका यानी कि तिब्बत या चाइना, उसके बाद लाओस और म्यांमार के बॉर्डर से जाती हुई, लाओस और म्यांमार के बॉर्डर से जाती हुई, उसके बाद बेटा आपका जो थाईलैंड है, वियतनाम और कंबोडिया, जिसमें आपका जो वियतनाम है उसके साउथ में, किसके बेटा वियतनाम के साउथ में जो है आपका डेल्टा बनाती है, तो सेकंड इज इनकरेक्ट, तो बेटा फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद आपका 63, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एज पर द सेंसस 2011। बेटा सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सबसे ज्यादा डेंसिटी ऑफ पीपल रही है, सबसे ज्यादा डेंसिटी ऑफ पीपल रही है आपका, वो रही है बेटा बिहार में। वो कहां पे रही है, और वो रही है बेटा 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इंडिया में अकॉर्डिंग टू सेंसस 2021। आप लोगों ने जो सेंसस का जो वीडियो रिकॉर्डिंग हमने किया था वो सुना होगा, उसमें आपको सारा डाटा मिलेगा। और ये तो बेटा स्टेट में सबसे ज्यादा है, और अरुणाचल प्रदेश में जो बेटा सबसे कम था 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, इसमें सबसे कम पूछा बेटा, तो डी इज द आंसर। और यूनियन टेरिटरी में बेटा जो सबसे ज्यादा था 11,320 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, वो था दिल्ली में। वो कहां पे था बेटा आपका, दिल्ली में। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर डी है बेटा 63 का। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस बेटा, बट ये सॉल्यूशन देना जरूरी था। अ मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में बी रिमूव्ड बाय। बेटा जो आर्टिकल 317 है, 317 है, उसमें बेटा जो हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके मेंबर्स के रिमूवल का प्रोसीजर दिया है। उसके मेंबर्स का जो रिमूवल कर सकते हैं बेटा, वो भारतीय राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर करते हैं। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंक्वायरी कंडक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ सी आंसर अंडर आर्टिकल 317 इट इज मेंशन्ड। ठीक है बेटा, यानी कि यूपीएससी और एसपीएससी दोनों के मेंबर्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव करते सुप्रीम कोर्ट द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर। इसके बाद बेटा 65 के बाद आएगा 64 के बाद आएगा 65। 0 आवर, जिसको बेटा शून्य काल बोलते हैं, इन द पार्लियामेंट मींस वो कब शुरू होता है, इट इज द फर्स्ट आवर। बेटा नहीं, जो फर्स्ट आवर होता है वो क्वेश्चन आवर होता है। पहली बात तो हमारे पार्लियामेंट की जो फंक्शन स्टार्ट होती है बेटा, वो आपका 11 AM पे स्टार्ट होती है। 11 AM के बाद जो आपका सेकेंड आवर होता है वो 12 बजे स्टार्ट होता है 12 PM पे, उसी को बेटा 0 आवर बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, 0 आवर बोलते हैं। तो द टाइम इमीडिएटली फॉलोइंग द क्वेश्चन आवर, डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसके बाद आता है। ठीक है बेटा,
और ये बात बेटा क्लास में बताइएगा, 0 आवर संविधान में कोई टर्म नहीं है। 1962 में जब आपका इंडो चाइना वॉर चल रहा था, 0 आवर जो टर्म थी वो मीडिया की देन है। किसकी देन है? मीडिया की देन है, जो एग्जाम में आती है। 66 बेटा, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, बेटा जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, ये कह रहा है कि किस मंत्रालय के अधीन जो है कार्य करता है। बेटा जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, क्या बेटा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि मैं कहना चाह रहा हूं जो हमारे अमित शाह है, मोटा भाई, उनके अंडर काम करता है, अमित शाह जी के। क्लियर? 67 बेटा, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द इंडिया काउंसिल एबोलिश्ड, बेटा जो इंडिया काउंसिल एस्टैब्लिश की गई थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा जो है इंडिया काउंसिल बनाई गई थी। और इसको जो बेटा एबोलिश किया गया था वो आपका 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, इट वाज बेस्ड ऑन साइमन कमीशन रिपोर्ट, इट वाज बेस्ड ऑन साइमन कमीशन रिपोर्ट। तो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसके आधार पर जो है इसमें इसको अबॉलिश किया गया। एक्चुअली इंडिया काउंसिल क्या थी? ब्रिटेन में जो है एक एडवाइजरी बॉडी होती थी इंडिया के लिए। जैसे आपका सपोज करो हमारा कोई केस है, फॉर एग्जांपल आपका सुप्रीम कोर्ट में है, अब वहां पे जो जजमेंट था हमने उसको अपील करना, तो इंडिया काउंसिल में लंदन में होती थी। कहां पे होती थी? लंदन में, जिसमें ब्रिटेन की महारानी के अंडर में कुछ मेंबर्स होते थे। क्लियर? तो इंडिया काउंसिल को जो है 1858 में जो एबॉलिश किया गया था। नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 68, Who was the commander in chief of the Rajput army besides महाराणा प्रताप in the battle of हल्दी घाटी? बेटा अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ था मेवाड़ में 1576 में। कब की बात कर रहे हैं बेटा? 1576 एडी की, जिसमें अकबर का जो आर्मी कमांडर था बेटा वो राजपूती थे, मान सिंह। कौन थे बेटा? मान सिंह। और बेटा जो राजपूत आर्मी थी महाराणा प्रताप, उसमें जो आर्मी कमांडर थे उनके अलावा, महाराणा प्रताप के अलावा, वो बेटा हकीम सूर थे। कौन थे? हकीम सूर। बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सूची 1, सूची 2, एक्टिव वोल्केनो और बेटा उनकी लोकेशन। बेटा जो माउंट मैरेपी है इट इज इन इंडोनेशिया, यानी कि ए में बेटा 4 आएगा। और ऐसे रीजनिंग में लगा लिया तो बेटा अगर ए में 4 आएगा तो सी या डी में से कोई और होगा, कोई एक होगा। अब बेटा अगर मैं बात करूं जो आपका सकुराजिमा है माउंट, ये आपका जापान में है, यानी कि बी में 3 होगा। अगर बी में 3 होगा तो बेटा A4 और B3 जो है इसका जो आंसर जाएगा वो डी जाएगा, यानी कि A4 B3 C2 माउंट वेसुवियस बेटा इटली में है, मेडिटेरियन सी में, और मोना लोआ आपका हवाई आइलैंड पे है अमेरिका में। तो इसका जो आंसर जाएगा बेटा डी। नेक्स्ट बेटा 69, इसके बाद बेटा 70 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। 70 बेटा, फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा अ नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड बाई। बेटा अगर आपने लोकसभा का इलेक्शन लड़ना, सबसे पहली बात तो 25 ईयर की आपकी एज होनी चाहिए, आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए और 25 साल की उम्र आपकी पूरी हो चुकी हो। इसके अलावा बेटा इंडिया में किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप इंडिया में किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोकसभा क्षेत्र में आपका जो वोट है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो अ सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर्स इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये कह रहा है कि जिस क्षेत्र में चुनाव लड़ना चाहता है उसी क्षेत्र में उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। बेटा ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ओपा नहीं सही है बेटा, इन द इलेक्टोरल रोल ओपा कॉन्स्टिट्यूएंसी, भारत का कोई भी नागरिक जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र में यानी कि कहीं भी, जैसे मैं एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं, नरेंद्र मोदी बेटा गुजरात से थे, उन्होंने चुनाव लड़ा था वाराणसी से। कहां से लड़ा था? वाराणसी से। तो लोकसभा का चुनाव कोई भी व्यक्ति पूरे भारत में कहीं से भी लड़ सकता है, लेकिन राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो व्यक्ति जहां से चुनाव लड़ेगा उसी राज्य में वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। लोकसभा के लिए ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति भारत का जिसका नाम वोटर लिस्ट में है वो किसी भी राज्य से चुनाव लड़ सकता है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बेटा 71, द हिमालयन रेंज इज अ वेरी रिच स्पीसीज डाइवर्सिटी।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन फॉर द फिनोमिना? हिमालय श्रृंखला प्रजातियों की विविधता में बहुत समृद्ध है, निम्नलिखित में से इस घटना का सबसे उपयुक्त कारण है। बेटा इसमें उच्च वर्षा होती है, शानदार वनस्पति विकास का समर्थन करती है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। इट इज अ कन्फ्लुएंस ऑफ द डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल जोन्स, एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा। यहाँ पे कई सारे अलग अलग जो है जैव भौगोलिक क्षेत्र बायो जियोग्राफिकल जोन जो है मिलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो आपका बायोडाइवर्सिटी है वो कई अलग अलग प्रकार की जो है बेटा मिलती है। बी इज द करेक्ट आंसर। 72 बेटा, इन विच पार्लेंस ऑफ इकोनॉमी कॉमर्स व्हाट इज द गिल्ट एज? बेटा जो सेबी होती है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो आपका इंडिया में शेयर मार्केट के ऊपर एक अथॉरिटी है, उसको कंट्रोल करता है। तो ये जो है बेटा आपका सी इज द करेक्ट आंसर। जो आपका शेयर मार्केट होता है उसमें जो आपका म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं उसके लिए जो है आपका ये होता है गिल्ट, जो गिल्ट एज है, जिसको हम कह रहे हैं आपका गिल्ट एज मार्केट ऑफ सेफ सिक्योरिटीज। ठीक है बेटा, जो बॉन्ड्स वगैरह होते हैं म्यूचुअल फंड्स, इसकी बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स। 73 बेटा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय? बेटा लोकसभा, राज्यसभा या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के सभी इलेक्टेड मेंबर्स, और जो विधानसभा ऑफ स्टेट्स है, ओनली विधानसभा नोट विधान परिषद, उनके इलेक्टेड मेंबर्स, और जो बेटा दिल्ली और पुडुचेरी है उनके इलेक्टेड मेंबर्स। तो ये देख लो, इलेक्टेड कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रोल कॉलेज। जो लोग बेटा राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट डालते हैं उन सबको मिलाकर इलेक्ट्रोल कॉलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोल कॉलेज। consisting of the elected members of both house of the parliament and state assemblies. D is the correct answer. D is the correct answer बेटा। इसके बाद बेटा नेक्स्ट पेज पे अगर हम लोग चलेंगे, इट्स अ 73 क्वेश्चन। इसके बाद आएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 74। ये कह रहे बेटा पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर? बेटा फंडामेंटल राइट में पंचायती राज नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं है, इलेक्शन कमीशन में नहीं है। बेटा जो डीपीएसपी है हमारे पार्ट 4 में, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेटा पार्ट 4 है, उसका जो आर्टिकल 40 है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत है, उसमें बेटा डीपीएसपी में पंचायती राज है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बेटा देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ड्यूरेशन ऑफ द मानसून डिक्रीज फ्रॉम सदर्न इंडिया टू नॉर्थ इंडिया? बेटा एब्सोल्युटली करेक्ट है। बेटा साउथ इंडिया से जब हम लोग आपका नॉर्थ इंडिया की ओर जाएंगे तो मानसून का जो ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड, वो कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि बेटा साउथ इंडिया में मानसून पहले आता है, कोस्टल रीजन में, उधर ज्यादा टाइम तक मानसून रहेगा। पहले मानसून ऐसे जाएगा, फिर वापसी जाएगा, अप्रैल टू सितंबर ऐसे जाएगा, सितंबर टू अप्रैल ऐसे आएगा, अप्रैल टू सितंबर ऐसे जाएगा बे ऑफ बंगाल से, और सितंबर टू अप्रैल ऐसे आएगा। तो यहां से बेटा यहां से आया और गया और फिर वापसी आया, तो यहां से सबसे पहली बात तो नॉर्थ इंडिया में लेट गया और फिर वापसी चल दिया सितंबर में। तो इसकी वजह से बेटा जो नॉर्थ इंडिया होता है उसमें मानसून का जो टाइम पीरियड होता है, ड्यूरेशन होती है, वो कम होती है। एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट देखो बेटा, द amount of annual rainfall in northern plains of India decrease from east to west. ईस्ट टू वेस्ट, बेटा ये ईस्ट होगा। अगर हम इधर आएंगे तो जो रेनफॉल है नॉर्थ इंडिया में वो ईस्ट से वेस्ट की ओर चलने पर डिक्रीज होती है। रीजन क्या है बेटा? यहाँ पे हिमालयन माउंटेन रेंज है, और हिमालयन माउंटेन रेंज अगर जाएंगे तो यहाँ पे आपका ऐसा मिलेगा आपको, ये म्यांमार इंडिया के बॉर्डर पे। तो इस तरफ जाने पे बेटा मानसून ज्यादा रेनफॉल करता है क्योंकि सेफ वैसी है हिमालय की। तो वेस्ट टू ईस्ट टू वेस्ट जाने पर आपका रेनफॉल कम होता है, जबकि आपका ईस्ट टू वेस्ट जाने पर रेनफॉल ज्यादा होता है। तो बोथ आर करेक्ट, इट मींस सी इज द करेक्ट आंसर बेटा। सी इज द करेक्ट आंसर। बेटा तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मैंने कोशिश की है आप लोगों को एक अच्छा सॉल्यूशन देने की। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन बेटा कंप्लीट होता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एनडी एग्जाम। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.